हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे गाइस पेपर 1 के पहले टॉपिक से। तो देखिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं जून 3 के बारे में। तो इस नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जून 19 छुपा हुआ है जून 3 के अंदर, राइट। जून 19 छुपा हुआ है। तो जून 19 डेट जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, और जून 3 जो हम लोग कहते हैं, यानी कि ये जो टर्म है जून 3 का, ये किससे एसोसिएटेड है। सबसे पहली चीज तो दिमाग में आनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस समय छुट्टी मनाई जाती है जून 19 को। क्यों छुट्टी मनाते हैं ये लोग? तो जून 19 को यहां पर कहा जाता है कि स्लेवरी जो है, गुलामी जो है, वो यहां से यूनाइटेड स्टेट से खत्म की गई थी। और इस दिन को इमेंसिपेशन दिवस या फिर जूनटीन्थ इंडिपेंडेंस डे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जून 19 को स्लेवरी जो है, गुलामी जो है, वो खत्म हुई थी। ये चीज पूछी जा सकती है। जून 3 किस कंट्री से रिलेटेड है, तो आपको पता लग गया यूएसए से। और जून 19 जो है कब, 1865 को, जून 19 1865 को मेजर जनरल गॉर्डन ग्रैंगर, मेजर जनरल गॉर्डन ग्रैंगर, इन्होंने जो है वो टेक्सास के अंदर गैल्वेस्टोन में जाकर अनाउंस कर दिया था। जिस समय सिविल वॉर खत्म हुआ था, पहले तो इन्होंने कह दिया कि सिविल वॉर खत्म हो गया है, गृह युद्ध खत्म हो गया है, और गुलामी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि गुलामी जो है वो यूनाइटेड स्टेट से खत्म हो गई। और जीत वाली बात जो थी वो थी अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, क्योंकि ब्लैक पीपल जो थे, अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, उनको बहुत तकलीफें उठानी पड़ती थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उनको डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता था। तो ये एक जून 3 जो है वो एक सिंबल के तौर पर भी जाना जाता है, एक सिंबॉलिक डेट है। इस दिन पर अफ्रीकन अमेरिकन को जो है वो आजादी मिल गई थी। अफ्रीकी अमेरिको के लिए ये स्वतंत्रता दिवस के तौर पर भी हमें देखने को मिलता है। तो ये वाली चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। गुलामी से एक बेहतरीन चीज दिमाग में आती है कि क्या आती है कि गुलामी तो हम सिर्फ अपने माँ बाप की करते हैं, वरना दुनिया के लिए तो हम कल भी बादशाह थे और आज भी बादशाह ही हैं। तो आप अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी मुझे पता है कि आप काफी सारी अपनी ख्वाहिशें वगैरह जो है वो मतलब रोक लेते होगे, बांध लेते होगे, राइट। कई कई बार कहीं जाना रहता है, किसी फंक्शन में दोस्तों से मिलना रहता है, अवॉइड करते रहते होगे, राइट। तो कई बार दोस्त भी बोलते होंगे कि अरे यार बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल काम कर रहा है तू, तो ऐसा लग रहा है कि किसी का गुलाम है। या फिर होता है ना ऐसा, कई बार हमें हमें भी फील होता होगा, आप लोग को भी पढ़ते हुए फील होता होगा कि अरे यार ये तैयारी के दौरान ऐसा लग रहा है कि
फंस गए हैं, बिल्कुल एक जेल की तरह महसूस कर रहे हैं। तो देखो बिल्कुल ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो, जेल नहीं है। जेल समझकर अगर तैयारी करोगे, अपने आप को बांध कर तैयारी करोगे तो मजा नहीं आएगा। जैसे ही लगने लगे, रिमेंबर करो उस दिन को कि जिस दिन ये एग्जाम क्लियर होगा उस दिन आपके माँ बाप जो है वो कितना खुश होंगे, आप कितना खुश होगे, अपने सपने को अचीव कर लोगे। और अगर आप अपने सपने को अचीव करने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप अपने साथ जो है वो नाइंसाफी कर रहे हो। अगर नहीं करते बन रही, छोड़ दो इस एग्जाम को, अपना टाइम बर्बाद मत करो, कुछ और चीज पकड़ लो, वरना टाइम भी चला जाएगा और कुछ और चीज भी हाथ नहीं लगेगी। बट अगर कर रहे हो तो ऐसे करो कि फोड़ देना है मुझे, किसी भी हालत में इस एग्जाम को निकाल देना है। ठीक है, तो चलो मुझे ऐसा लगा कि एक चीज जो है वो आपको बतानी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, और गुलामी तो किसी की नहीं करनी है। राइट, एटीट्यूड, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने ये चीज आपको इसलिए बताई है, ये गुलामी से ये कोर्ट कोई रिलेट नहीं करता है, ये कोर्ट रिलेट करता है एटीट्यूड से। तो आपको अपने एग्जाम के लिए अपना एटीट्यूड जो रखना है वो बिल्कुल पॉजिटिव रखना है कि यार ठीक है, आता होगा मन में, मुझे पता है कि दिन में 4 बार ख्याल आता होगा कि अरे यार नहीं निकला तो क्या हुआ। आने ही मत दो, क्यों सोच रहे हो नहीं निकला तो क्या हुआ। ये सोचो ना यार, मुझे तो अपना 100% देना है, 100% देना है। देखो पेपर आपके लिए भी वही होगा जो कि सभी टॉपर्स के लिए है। राइट, 24 घंटे आपके पास भी हैं, सभी टॉपर्स के पास भी हैं, किताबें और रिसोर्सेज आपके पास भी हैं, सभी के पास भी हैं। राइट, बट आप किस तरीके से अपने समय को उपयोग करते हो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर। तो कभी भी मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरी किस्मत खराब है, या मेरे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, तो इसके कारण मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया, नहीं निकाल पाई, तो ये सब सिर्फ एक्सक्यूज हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाओ। अगर एग्जाम बाई चांस पहले पास्ट में नहीं निकला है तो अपने आप से बोलने की हिम्मत रखो कि मेरी गलती थी, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मुझे कमलाक्ष सर ने इतनी बार बोला था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट मैं 2-3 दिन तक जो है वो मोटिवेटेड रहता था या रहती थी, उसके बाद फिर डाउन हो जाती थी। अरे जब डाउन हो ना, अपने अपने जहां पर भी पढ़ाई करते हो दीवार के सामने अपने नाम के आगे आईएएस लिखकर चिपका दो, ईयर डाल दो, इस समय मुझे आईएएस बनना है। जब लगे तो अपने साथ किए हुए कमिटमेंट को याद करो, या फिर एक बार सोचो कि जिस दिन एग्जाम निकल जाएगा उस दिन क्या माहौल होने वाला है। माहौल हो जाएगा, हर दिन दिवाली होगी, हर दिन ईद होगी, हर दिन फेस्टिवल्स होंगे। राइट, तो बस अपनी तैयारी बिल्कुल फिक्स रखो, सॉलिड रखो। राइट, और एटीट्यूड, एटीट्यूड मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। राइट, तो चलो फिर अब आगे की बात करते हैं हम लोग। अब पेपर 1 से रिलेटेड एक छोटा सा ही टॉपिक था, नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। हमारे गाइस काफी सारे जनरल स्टडीज के कोर्सेज हैं, मैं कोर्सेज की डिटेल आपको एंड में बताऊंगा लेक्चर के। जिन भी स्टूडेंट को सुननी है, कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो एंड में जो है वो सुन लीजिएगा, एंड में मैं डिटेल्स आपको दूंगा। अब देखिए, गोल्ड में हॉलमार्किंग की यहां पर बात हो रही है, तो हॉलमार्किंग क्या होता है ये आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। इसमें कुछ मार्क वगैरह जो है वो बना दिए जाते हैं गोल्ड में। राइट, तो मेनली पहले तो आपको ये 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है कि गोल्ड की हॉलमार्किंग जो होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो BIS का लोगो होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का क्या होता है, एक लोगो रहता है। फिर एक नंबर होता है जो कि बताता है कि गोल्ड जो है वो कितना प्योर है, गोल्ड की प्योरिटी को दर्शाता है एक नंबर। राइट, और इसके अलावा ऐसे सेंटर, अब ऐसे सेंटर क्या होता है गाइस, तो ऐसे ऑफिसेज होते हैं। राइट, ये क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि सेटअप किए जाते हैं ऐसे के लिए। ऐसे का मतलब होता है टेस्ट द प्योरिटी ऑफ प्रीशियस मेटल। तो एक ऐसा सेंटर जो कि प्रीशियस मेटल की प्योरिटी को टेस्ट करने से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है वो। और ये जो टेस्टिंग जहां पर होती है, जिस जगह पर होती है, उस जगह को ऐसे सेंटर या ऐसे ऑफिस हम लोग कहते हैं। राइट, तो ये जो ऑफिस होते हैं ये मदद करते हैं कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में, कि कंज्यूमर जो है वो फेक आइटम ना परचेज कर ले। तो ऐसे सेंटर जो होता है, ऐसे ऑफिस जो होता है जिसने इसका टेस्टिंग करी है, तो उसका भी हम लोग को यहां पर डिटेल देखने को मिलती है। तो ये वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर रखना, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए हर एक टॉपिक की। और ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन मार्क वो यहां पर रहता है, और किस समय हॉल मार्किंग हुई है, किस ईयर पे हुई है, तो वो ईयर यहां पर लिखा रहता है। तो ये कुछ चीजें हम लोग को हॉल मार्किंग के दौरान देखने को मिलती है। राइट, मतलब कि यही सब चीजें हैं कि मतलब हॉल मार्किंग कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी चीज है। इसमें मेनली चीज की जाती है कि जो गोल्ड है, गोल्ड या फिर कोई भी मेटल, प्रीशियस मेटल, वो कितना जो है वो प्योर है और उसकी टेस्टिंग प्रॉपर जगह से हुई है कि नहीं हुई, तो उसकी मार्किंग को हम लोग हॉल मार्किंग कहते हैं। राइट, तो क्वेश्चन ये बनेगा इंडिया के अंदर हॉल मार्किंग जो है वो किस मेटल के लिए की जाती है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं, नहीं तो फिर मैं अभी थोड़ी देर बाद इसका आंसर बताने वाला हूं। तो गवर्नमेंट ने जो है गाइस अनाउंस किया है फेस्ड तरीके से, यानी फेस्ड मैनर में इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा
अब गोल्ड की जो ज्वेलरी है उनके लिए मैंडेटरी किया जा रहा है हॉल मार्किंग को, और जून 16 से ये एप्लीकेबल होने वाला है। तो देखो, आपको सिर्फ ये डेट वेट याद रखने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर हॉल मार्किंग को मैंडेटरी बनाने के लिए हम लोग ने अब काम करना शुरू कर दिया है। और पहले फेज के अंदर टारगेट किया जा रहा है 256 डिस्ट्रिक्ट को ही, और उन ज्वेलर्स को जिनका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है। तो ये तो इसमें तो बहुत सारे जो मतलब ये आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे 40 लाख। तो ऑब्वियस ही बात है, ज्वेलरी वाले जो लोग हैं, यानी कि जो स्टोर्स हैं, तो उनके लिए तो बहुत आम बात हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि ये पूरे साल भर की बात हो रही है, एनुअल टर्नओवर की बात हो रही है। मंथली का होता तो फिर भी एक बार सोचते हैं हम लोग। तो चलो, हॉलमार्किंग क्या होती है गोल्ड की, तो एक आइडिया आपको मिल गया। एक्यूरेट डिटर्मिनेशन, एक्यूरेट तरीके से निर्धारित किया जाता है, ऑफिशियल रिकॉर्डिंग की जाती है कि उस प्रीशियस मेटल के अंदर कंटेंट जो है वो कितना है, राइट। यानी कि अगर गोल्ड की आप ज्वेलरी खरीद रहे हो तो एक्चुअल में उसमें गोल्ड कितना है, राइट, कितना प्योर गोल्ड है, तो वो पूरी चीज जो है वो यहां पर बताई जाती है विथ ठप्पे के साथ, BIS के ठप्पे के साथ और ऐसे सेंटर के ठप्पे के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें, मतलब कि सरकारी इंस्टीट्यूशन जो है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है, वो ऑथोराइज कर रहे हैं उस ज्वेलरी को, उस गोल्ड को, कि वो गोल्ड प्योर है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर जो होता है वो बिल्कुल निश्चित हो जाता है, श्योर हो जाता है कि उसके साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही है। तो मेनली ये कस्टमर को जो है गाइज वो प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए ये हॉल मार्किंग हमें देखने को मिलती है। बात क्लियर है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, ये क्या होता है, ये गारंटी देता है, राइट, गारंटी देता है प्योरिटी और फिटनेस की, कि उस प्रीशियस मेटल जो है वो कितना प्योर है और कितना मतलब उसकी फिटनेस, मतलब उसके अंदर जो जो चीज कस्टमर परचेज कर रहे हैं उसमें वो सब चीज है कि नहीं, तो उस चीज का इंश्योरिटी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और हमारी कंट्री के अंदर गोल्ड और सिल्वर की हॉल मार्किंग जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये चीज आप याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब हमारी कंट्री के अंदर कौन से मेटल्स की हॉलमार्किंग की जाती है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है गोल्ड की ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स, और सिल्वर ज्वेलरी और सिल्वर आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होता है, कलाकृतियां, जैसे मूर्ति वगैरह होती है ना गोल्ड की, कई बार हम देखते हैं तो वो आर्टिफैक्ट, और इसी प्रकार के आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कई बार पेंटिंग वगैरह भी होती है जिसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार गोल्ड की प्लेट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, उसके ऊपर कुछ कलाकृति वगैरह बनाई जाती है। तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें इस हॉल मार्किंग कौन सी चीजों की नहीं होती, तो एक्सपोर्ट और री इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट और री इंपोर्ट जो होती है ज्वेलरी की, उनकी हॉलमार्किंग हम लोग नहीं करते हैं, और ये बेसिकली सरकार की ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग को देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे सर एक्सपोर्ट तो समझ में आ गया, बट री इंपोर्ट क्या होता है ये बता दो। तो री इंपोर्ट का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने जो है वो कुछ गोल्ड के आइटम जो है वो फॉरेन कंट्री को भेजे, किस पर्पस के लिए भेजे, वहां पर हमें इंटरनेशनल एग्जीबिशन में अपनी ज्वेलरी लगानी थी, ठीक है। जैसे कि लंदन में एक एग्जीबिशन हो रहा है ज्वेलरी का, हमने अपनी ज्वेलरी एग्जीबिशन में लगाने के लिए भेज दी, उसको वापस री इंपोर्ट करा दिया, तो उसमें ऐसी कोई हॉलमार्किंग की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। या फिर हमारी कोई वो है मूर्ति वगैरह है गोल्ड की, जिसको हमने भेजा एग्जीबिशन के पर्पस के लिए और वापस लिया। या फिर कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ कंपनीज वगैरह होती हैं या कुछ कुछ सरकारी अप्रूव्ड बिजनेस टू बिजनेस डोमेस्टिक एग्जीबिशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सरकार अप्रूव करती है बिजनेस टू बिजनेस डोमेस्टिक एग्जीबिशन को, तो उसमें भी हॉलमार्किंग वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे गोल्ड में, राइट। क्योंकि देखो, ये गोल्ड डायरेक्टली पब्लिक के हाथ में तो जा नहीं रहा है, कंज्यूमर के हाथ में तो जा नहीं रहा है, कंज्यूमर परचेज तो कर नहीं रहा है। लॉजिक लगाओ, क्योंकि हॉलमार्किंग जो है वो किसके लिए की जा रही है, बेसिकली कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के पर्पज के लिए, कि कस्टमर जो परचेज कर रहे हैं वो प्योर है कि नहीं, जो वैल्यू वो दे रहे हैं उस वैल्यू का गोल्ड उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी श्योरिटी यहां पर होती है, राइट। तो ये लॉजिक लगाया करो, कभी कभी हर चीज जो है वो याद रखने की नहीं होती। इसके अलावा घड़ियां जो होती हैं गोल्ड की, तो उसमें हॉलमार्किंग की आवश्यकता नहीं है। फाउंटेन पेन्स वगैरह जो होते हैं उसमें जरूरत नहीं है। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ज्वेलरी हो गई, जैसे कि कुंदन हो गया, पोल्की हो गई, जदाऊ हो गया, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये है क्या। तो कुछ नहीं है, ये समझ ही गए होंगे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो महिला स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं, मतलब आने वाले कल की फीमेल ऑफिसर जो हमारे साथ सुन रही हैं, तो वो कुंदन के बारे में जानती हैं, बट आप भी जान लो सभी लोग कि कुंदन है क्या गाइस। कुंदन कुछ नहीं है, मैं आपको एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसको पहले अपन क्लियर कर देते हैं। तो देखो, कुंदन एक ट्रेडिशनल फॉर्म हम लोग को इंडियन जैम स्टोन ज्वेलरी का देखने को मिलता है, जिसमें जेम्स के सेट होते हैं, राइट। और गोल्ड की फॉइल जो होती है वो स्टोन्स के बीच में होती है, जैसे कि वो प्रीशियस स्टोन्स वगैरह नहीं होते, जैसे लोग कई बार अंगूठी वगैरह पहनते हैं, राइट। बाबा बाबा उनको लिखकर बता देते हैं, या फिर कोई मतलब हाथ देखने वाले जो होते हैं ना, वो लिखकर बोल देते हैं कि ये वाली अंगूठी पहन लो, ये पत्थर पहन लो, उससे फायदा मिलेगा। तो लोग इस प्रकार से कई बार पत्थरों की मतलब वो होती है ना कि ऐसी ज्वेलरी जो है वो बनवाते हैं। और ना ही सिर्फ इस चीज के लिए होती है, बल्कि कुछ लोग जो है वो काफी वो भी होते हैं, मतलब
उनको अच्छा लगता है, जैसे कहीं पे गए उन्होंने देखा कि अरे उनको जेम स्टोन के साथ ज्वेलरी चाहिए तो फिर वो परचेस करते हैं। तो इस प्रकार की जब चीजें होती है, जैसे मोती वगैरह लगी रहती है, इस प्रकार के प्रीशियस स्टोन्स वगैरह लगे रहते हैं, तो उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं ये कुंदन वगैरह। और पोल की भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसमें ये अनकट डायमंड्स होता है, रॉ फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में होता है अनकट डायमंड्स, राइट। और इसे कैसे बनाया जाता है, तो गोल्ड की ज्वेलरी में गोल्ड फॉइल्स और लाख का उपयोग करते हुए ये चीज बनाई जाती है, यानी कि ये ज्वेलरी जो है वो बनाई जाती है। तो इस तरीके की स्पेशल ज्वेलरीज वगैरह जो होती है ना, तो उसमें आवश्यकता नहीं होती है हॉल मार्किंग की, राइट। तो ये स्पेशल ज्वेलरीज वगैरह हमें देखने को मिलती है और बहुत महंगी होती है, काफी महंगी होती है। और हॉलमार्क को मैंडेटरी करने की क्या आवश्यकता है, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया जो है वो बिगेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड के मामले में, सभी लोग जो है वो गोल्ड को बहुत पसंद करते हैं इंडिया के अंदर, राइट। बट हमारे यहाँ पर हॉलमार्क ज्वेलरी जो है उसका लेवल काफी ज्यादा कम हमें देखने को मिलता है, मात्र 30% ही इंडियन गोल्ड ज्वेलरी जो है उन्हें हॉलमार्क किया जाता है। और मेन रीजन वो है कि हमारी कंट्री के अंदर सफिशिएंट एसिंग और हॉलमार्किंग सेंटर नहीं देखने को मिलता। तो ऐसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, तो आप बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा ऐसे सेंटर कौन से सेंटर है जहां पर टेस्टिंग वगैरह को अप्रूव, टेस्टिंग की जाती है, अप्रूव किया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ गोल्ड जो है ये इतने मतलब उसका कैरेट का है, कितने प्योरिटी का है, तो वो सब चीज बताई जाती है। क्योंकि कैरेट आपको पता होगा ना, ये वाली बात कुछ समय पहले भी हमने डिस्कस करी थी, गोल्ड में जो कैरेट होता है वो उसकी प्योरिटी बताता है कि गोल्ड जो है वो कितना प्योर है, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैंडेटरी हॉलमार्किंग जो है वो पब्लिक को प्रोटेक्ट करेगी, ये सब चीजें मैंने आपको बता ही दिया कि पब्लिक जो है वो कहीं चीटिंग ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए पब्लिक के साथ, कम कैरेट के गोल्ड जो है वो ना खरीद लें मतलब ज्यादा पैसे देकर। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो ऑर्नामेंट्स वगैरह जो होते हैं उसकी प्योरिटी जब मार्क हो जाती है, यानी कि ऑर्नामेंट्स पर कि वो ऑर्नामेंट जो है वो कितना प्योर है, उसकी जब मार्किंग हो जाती है तो कस्टमर भी बिल्कुल जो निश्चिंत हो जाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर का जो विश्वास है, राइट, गोल्ड के ऊपर या जो भी वो परचेज कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, तो वो बढ़ जाता है। तो ये ऐसी चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, इसलिए हॉलमार्किंग की आवश्यकता है। तो ये चीजें हैं, तो आज की डेट में मैंडेटरी करने पर काम किया जा रहा है हॉलमार्किंग को, तो इसको लेकर ये टॉपिक था। तो आपको मेनली हॉलमार्किंग के बारे में पूरी चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज आपसे हॉलमार्किंग से रिलेटेड ये चीजें पूछेंगी, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी चीज बता दी। अब देखो, टीवी देखते हो आप लोग, बिल्कुल समय नहीं मिलता होगा टीवी देखने का, और टीवी देखना ही क्यों है, जरूरत टीवी तो बोलते हैं ना कि स्टूपिड बॉक्स हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो टीवी भी आप लोग के लिए नहीं है। कभी आपने देखा है कि टीवी पर आपको एड्स आते होंगे, बड़ी बड़ी महंगी महंगी जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, फेरारी वगैरह, राइट। कभी देखा है, कभी सुना है कि इसके एड टीवी पर आ रहा है? कभी नहीं आते। ऐसी जो महंगी महंगी रोल्स रॉयस का एड कभी देखा है टीवी पर आता हुआ कि रोल्स रॉयस जो है वो खरीद लो? छोटी गाड़ियां जो होती हैं उसके एड्स आते हैं, राइट। तो पता होता है इन सब कंपनीज को भी, बड़ी कंपनी को भी, कि जो टीवी देख रहा है वो करोड़ों का मालिक नहीं बन सकता जो टीवी देख रहा है, राइट। क्योंकि टीवी देखकर सामने वाला व्यक्ति अपना टाइम पास करता है। तो ऐसे जो एड्स होते हैं वो कहां पर आते हैं, वो कुछ कुछ लिमिटेड वेबसाइट्स पर ऐसे एड्स दिखते हैं, या फिर कि जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ पर जो गूगल है, वो गूगल आप कि आप कौन सी वेबसाइट पर जा रहे हो आपको देखता रहता है वो, और फिर उसके हिसाब से आपके सामने जो है वो उसी टाइप के एड्स जो है वो पोस्ट करता है, राइट। ये वाली चीज तो आपको पता ही होगी कि उनका जो है वो एल्गोरिदम कुछ इसी प्रकार का होता है, उसी से तो फिर वो कमाते हैं, राइट। कि बिल्कुल टारगेटेड कस्टमर तक जो है वो एड्स पता है। जैसे कि आप जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सामने एड आता होगा कि कई बार आपने देखा भी होगा, गारंटीड प्रीलिम्स, गारंटीड मेंस, और किसके साथ, एक एग्रीमेंट के साथ, राइट। आता है कि नहीं आता? तो होता है, अब एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट करवा लो और गारंटीड जो है वो कर दो। सिलेबस से पढ़ोगे तो पूरी चीज जो है वो सिलेबस की ही आएगी, सिलेबस से बाहर का और कुछ नहीं आएगा। और मैं हमेशा जो बोलता हूँ, स्टूडेंट मानते नहीं, कुछ ऐसे विज्ञापनों में फंस जाते हैं। बुक्स को लेकर जो है वो पूरी चीज कंप्लीट करो। बुक्स जो है, आपको पता है कि आपके सिविल सर्विसेज के अंदर एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी है, मतलब करनी है, राइट। तो एनसीईआरटी करो, एडवांस बुक आपको पता है पॉलिटी जिसके लिए, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, उसको आपको कवर करनी। एक एक मतलब एनसीईआरटी और एक सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक, ये चीज आप कवर कर लोगे तो मान के चलो कि इससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा। और हम अपने कोर्सेज के अंदर भी सेम यही चीज आपको करवाते हैं, राइट। तो इसलिए तो मैं भी आपसे बोलता हूं कि यार जो मैं आपको कोर्स कवर करा रहा हूं वो पूरे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड रहेगी पूरी चीजें, राइट। बट अपन ऐसा कुछ नहीं बोलते कि गारंटीड प्रीलिम्स, गारंटी मेंस, फिर थोड़ी देर बाद एक कंडीशन आती है वहां पर कि मतलब एग्जाम पेपर में हम जो पढ़ा रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज नहीं आएगा तो जो है वो हम पैसे रिटर्न कर देंगे। तो ये बिल्कुल लीगल एग्रीमेंट करके, बट आपको तो पता ही कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बोलता हूं, तो ये तो मेरा फ्री लेक्चर, देखो आप कोई फीस देने की इसमें जरूरत नहीं है, फ्री लेक्चर्स है करंट अफेयर्स के। इसी में से आपको प्रूफ देता हूं मैं नीचे कमेंट बॉक्स पर कि मैं जो चीजें जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं 1 से 1.5 साल के अंदर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अप्रोच यार देखो सिंपल सी है, आपको जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है बस,
एग्जाम आपके हाथ में, राइट। बट हाँ, मेहनत करना है, टाइम देना है, वो आपके हाथ में। मेहनत करोगे, टाइम दोगे, रेगुलर अपने आप को टेस्ट करते रहोगे, टेस्ट देते रहोगे और एक फ्लो पर बरकरार रहोगे, फ्लो पर बने रहोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम निकालने से। चलो वापस आ जाते हैं। तो सरकार ने जो है वो अमेंड कर दिया है केबल टीवी नेटवर्क रूल्स को, तो इसको आइए समझ लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्रीज के पीछे हम लोग को देखने को मिलती है, याद रखिएगा कभी कभी मिनिस्ट्री से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने अमेंड कर दिया केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, किसको, 1994 को, जो कि केबल टीवी नेटवर्क्स को रेगुलेट करती है। इसके अंदर स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म अब लाया जा रहा है। अब स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म लाने से क्या चीज हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये जो ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं ना, ये जो प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं, तो ये और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अपने कंटेंट को लेकर। तो सिटीजन जो है गाइस, वो कोई भी अगर कंप्लेन रेज कर रहे हैं कंटेंट को लेकर, राइट, जो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जो टीवी में जो कंटेंट आते हैं, जो कंटेंट चलते हैं, उसको लेकर, अगर जैसे कि मैं टीवी देख रहा हूं, मुझे कुछ लगा कि यार कुछ आपत्तिजनक चीज जो है ये प्रोग्राम दिखा रहा है, ये टीवी में चल रहा है, तो मैं जो है वो उस प्रोग्राम के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन कर सकता हूं। और इसको अकाउंटेबल बनाया जा रहा है, तो इसके लिए इसमें स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म ऐड किया गया है, दैट्स इट। तो ये बिल्कुल आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्यों अमेंड कर रहे हैं। तो इतना पुराना एक तो कानून है, तो इसको अमेंड करने की आवश्यकता है ही, इस रूल को इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म मतलब कि रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाया जा रहा है इन ब्रॉडकास्टर्स को, इन पर्टिकुलर प्रोग्राम मेकर्स को, कि वो जो कंटेंट दिखा रहे हैं, वो अगर कंटेंट किसी को पसंद नहीं आ रहा है, आपत्तिजनक कंटेंट है, तो उस कंटेंट को बंद भी किया जा सकता है, ब्लॉक भी किया जा सकता है। और जो ब्रॉडकास्टर हैं, जिन्होंने ब्रॉडकास्टिंग करी है, यानी कि पब्लिश किया है, लोगों को दिखाया है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है, राइट। तो ये चीज इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2021 का। तो इसके अंदर 3 लेवल का ग्रेवियंस रिट्रेसल मैकेनिज्म लाया गया। अब देखो, ये बिल्कुल सेम चीज है जो चीज मैंने आप लोग को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए पढ़ाई थी। आपको याद आ रहा है कि सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी कुछ इसी प्रकार के कंटेंट को लेकर ही जो है वो कुछ रूल्स बनाए थे, भी कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो समझते हो ना, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया। आप किसी भी अच्छी वेब सीरीज को देख लो, भरपूर मतलब लग लग के गाली और लग लग कर इवन मतलब काफी सारे ऐसे जो कंटेंट है जो कि फैमिली के साथ बैठकर नहीं देखे जाते, वो वाले कंटेंट जो है वो वहां पर दिखाए जा रहे हैं, राइट। और उसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, तो सरकार ने अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी रेगुलेशन लगा दिया है। प्लस कंटेंट को लेकर सरकार ये रूल लेकर आई। तो हम क्या देख रहे हैं, हमेशा हर जगह हम लोग कंटेंट को लेकर सरकार का वो देख रहे हैं कि फोकस कंटेंट को लेकर। तो आपको इस पर मैंने इसलिए आपको कंटेंट को हाईलाइट इसीलिए करवाया है कि आपके मेंस के लिए ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम की है, जिसका आप उपयोग करेंगे, राइट। अब देखो, 3 लेवल का ग्रेवियंस रिट्रेसल मैकेनिज्म है, मतलब कि जो लोग शिकायत करते हैं तो उनके लिए 3 लेवल का ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर दिया गया। पहला तो ब्रॉडकास्टर जो पब्लिश करता है उस प्रोग्राम को, तो वो सेल्फ रेगुलेशन करेगा, यानी कि अगर कोई भी कंप्लेन करता है तो सबसे पहले कंप्लेन किसके पास करेगा, वो उस ब्रॉडकास्टर के पास, उस चैनल के पास जिस चैनल ने ये प्रोग्राम जो है वो चालू किया, रिलीज किया, राइट। तो उसको बोलेगा कि यार आपका ये फलाना प्रोग्राम इतने बजे आता है, ये प्रोग्राम है और इसके अंदर ये कंटेंट है और ये इसका मैं वो कर रहा हूं कि आप जो है वो इस कंटेंट को हटाएं, ये सही नहीं है किसी कम्युनिटी के लिए या किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, राइट। तो ऐसा होता है, कई बार ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि कोई किसी कम्युनिटी को हर्ट कर देती है, राइट, किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर दिए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो दंगे बढ़ या फिर कुछ लोगों को भड़काने के लिए होता है, राइट। तो अगर किसी को लगता है ऐसा, तो वो जो है वो ब्रॉडकास्टर को कंप्लेन करेगा, राइट। फिर दूसरे लेवल पर आता है सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जो कि ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा ही बनाई गई होती है, यानी कि ब्रॉडकास्टर का ही एक एपेक्स लेवल, यानी कि उसका एक हाई लेवल हम लोग को देखने को मिलता है। फिर आती है सरकारी बॉडी, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर हमें देखने को मिलती है, जो कि इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी एक है, फिर जो पूरे मामले को जो है वो देखेगी। तो देखो 3 लेवल आप समझ गए। एक तो जो ब्रॉडकास्टर है उसके पास कंप्लेन करनी है, क्योंकि ये जो व्यूअर जो है, जैसे कि मैं देख रहा हूं एक कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम को, तो मैं करूंगा कंप्लेन किसको, पहले ब्रॉडकास्टर को। ब्रॉडकास्टर को टाइम बाउंडेशन है, 15 दिन के अंदर रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अब देखो, इसको स्टैट्यूटरी बना दिया, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी कब होती है, जब टाइम बाउंड वाली चीज जो है वो उसमें ऐड हो जाती है। देखो टाइम बाउंड ऐड कर दिया, 15 दिन के अंदर अंदर सामने वाले को, ब्रॉडकास्टर को जो है वो मुझे बताना पड़ेगा, मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उनके यहां से जो कंटेंट रिलीज हुआ है वो जो मुझे आपत्तिजनक लग रहा है, तो वो मुझे जो है वो सेटिस्फाई करेंगे कि जो है वो क्या कर सकते हैं मेरे लिए उस कंटेंट से रिलेटेड, या मेरी क्लैरिटी करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ वो गलत है, वो जो भी है वो उनके लेवल पर करेंगे वो, ठीक है। बट मैं अब सेटिस्फाइड नहीं हूँ
कि उनने जो कंटेंट जो प्रस्तुत किया उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरे रिलीजियस सेंटीमेंट या कोई भी मेरा कुछ सेंटीमेंट हिट हो गया, ठीक है, अब मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो कहां पर जाएगी मेरी कंप्लेन? उन्हीं ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा, उन्हीं टीवी चैनल्स के द्वारा बनाई गई एक और हायर बॉडी के पास जाएगी, राइट। फिर वो पूरा मामला जो है वो हायर बॉडी देखेगी, 60 दिन के अंदर अंदर हायर बॉडी को भी पूरे मामले को खत्म करना पड़ेगा। फिर अगर मैं अभी भी हायर बॉडी के उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, उनके रिप्लाई से, तो अब जो होगा ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज का जो डिसीजन होगा, ये 15 दिन के अंदर अंदर ये डिसीजन लेंगी और केंद्र सरकार के पास ये जो इंटर डिपार्टमेंटल, मैंने भी आपको बताया ना, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी, इसके पास जो है वो कंप्लेन चली जाएगी। फिर इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी जो है वो फैसला लेगी कि करना क्या है, राइट। अब ये फैसला ये भी ले सकती है कि कंटेंट को हटा दिया जाए, या फिर अगर उनको लगता है कि नहीं यार कंटेंट ठीक है, जो व्यूअर है उसमें कुछ वो हो गया है, यानी कि व्यूअर जो है वो मेरे ख्याल से कंटेंट को गलत तरीके से समझ रहा है, कि होता है ना हर एक इंसान की अंडरस्टैंडिंग भी अलग होती है, राइट। तो उस हिसाब से गलत तरीके से वो समझ रहा है और उससे रिलेटेड ज्यादा लोगों ने कंप्लेन जो है वो रेज नहीं करी है, तो बड़ा मामला नहीं है, तो फिर इंटर गवर्नमेंटल कमेटी जो है मुझे समझाएगी। और अगर इंटर गवर्नमेंटल कमेटी को लगता है कि हाँ ये तो गंभीर चीज है, तो वो कार्रवाई कर सकती है ब्रॉडकास्टर के खिलाफ, उसको बोल सकती है कंटेंट को रिमूव करो या उस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर दो, राइट। और इवन बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक वाली चीज हो जाती है, जैसे कि अगर कुछ प्रोग्राम कोड्स वगैरह इनको जो दिए जाते हैं चैनल मेकर्स को पहले से, क्योंकि चैनल मेकर्स होते हैं ना गाइस, उनको कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया जाता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके लिए रूल्स ऑलरेडी डिसाइड कर दिए जाते हैं कि आप अगर कोई कंटेंट बना रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, राइट। तो पहले से उनके पास रूल रहता है, इसको हम लोग प्रोग्राम कोड बोलते हैं। तो अगर प्रोग्राम कोड का देखा इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ने कि प्रोग्राम कोड का उल्लंघन हो गया है, तो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी सख्त कार्रवाई कर सकती है उस प्रोग्राम के खिलाफ। एक तो कंटेंट भी डिलीट होगा और सामने वाले को जिसने वो बनाया है उसको जेल भी हो जाएगी, और इवन ब्रॉडकास्टर जो है जिन्होंने पब्लिश किया है उनके ऊपर भी जो है वो आ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उन्होंने जो है वो सही तरीके से मतलब देखा नहीं, यानी कि इन्होंने इग्नोर किया प्रोग्राम कोड को। क्योंकि प्रोग्राम कोड जो होता है एक तरह से ये नियम होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। कोड का मतलब आप समझ रहे हो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो दे दिया जाता है ऑलरेडी। अब उस चीज का आप उल्लंघन करोगे तो सख्त कार्रवाई तो होना तय है, पक्का ही है, राइट। अब इस कमेटी के अंदर, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के अंदर जो है वो कौन लोग होते हैं? तो कल को आप जब आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आप भी इस कमेटी को हेड करेंगे, राइट। क्योंकि इसके अंदर एडिशनल सेक्रेटरी हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के देखने को मिलते हैं, और भी काफी सारी मिनिस्ट्री के मेंबर इसके अंदर शामिल होते हैं। कमेटी की पावर क्या है गाइस? तो कमेटी रिकमेंड कर सकती है केंद्र सरकार को, राइट, टू एडवाइज, इशू अ वार्निंग, वार्निंग इशू कर सकती है, एडवाइस कर सकती है केंद्र सरकार, या फिर सेंश्योर मतलब कि रोक लगा सकती है उस प्रोग्राम के ऊपर, राइट, या फिर उस फटकार लगा सकती है, राइट, फटकार लगा सकती है, या फिर उससे बोल सकती है प्रोग्राम जिसने ये रिलीज किया है, पब्लिश किया है, कि लाओ लिखित में जो है वो अपॉलोजी दो, राइट, माफी मांगो और एक प्रोग्राम चलाओ कि हमसे गलती हो गई। और होता है ना कि एक आप जो है वो एक वो कर दो, पब्लिश कर दो अपनी तरफ से एक और ऐड या फिर एक क्लिप, कि जिसमें आप जो है वो माफी मांगिए कि आपसे जो हुआ है, और सभी व्यूअर्स तक ये पहुंचनी चाहिए माफी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। और ब्रॉडकास्टर से वही चीज कही जाती है कि वार्निंग कार्ड जो है वो इंक्लूड करे, या डिस्क्लेमर अपने कंटेंट पर इंक्लूड करे, या फिर उससे कह दिया जाता है कि डिलीट कर दो या मॉडिफाई कर दो अपने कंटेंट को, राइट। और या फिर ऑफ एयर कर दिया जाता है उसके प्रोग्राम या उसके चैनल को, यानी कि हटा दिया जाता है वहां से, राइट। अब वो लाइव जो है वो दिखता नहीं है लोगों को, पब्लिक को। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये सब पावर जो होती है वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है, बट ये दायरा जो होता है, जो प्रोसेस जो होती है वो इसी प्रकार की हमें देखने को मिलती है 3 लेवल की। तो ये चीज जो है वो अभी यहाँ पर नए 2021 के अमेंडेड रूल्स के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। और अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कि अभी हमने इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी की बात करी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी का क्लॉज जो है या प्रोविजन जो है वो अभी अभी शामिल किया गया इस केबल टीवी नेटवर्क के अंदर, राइट। तो ये आपसे एक स्टेटमेंट लिखा हो सकता है सिंपल सा, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि पहले भी ये इंटर मिनिस्टीरियल कमिटी, इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी थी, राइट, सिटीजंस के ग्रेवियंस को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, बट उसके पास कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी। बट अब क्या किया गया इसके अंदर, मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही स्टैट्यूटरी के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेस डलवाया कि आप जो है वो उससे इधर उधर भी ना हो। आपके दिमाग में जैसे ये टॉपिक है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अभी जो चेंज हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, उसमें स्टैट्यूटरी बैकिंग लगा दी गई है, उसको एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म उसमें शामिल कर दिया गया, जिससे कि वो बॉडी और ज्यादा अकाउंटेबल हो, कस्टमर्स की शिकायत जो है वो बिल्कुल टाइम बाउंड तरीके से जो है वो रिजॉल्व हो और कस्टमर सेटिस्फाइड हो, राइट। तो इसलिए ये 3 लेवल का ग्रीवियंस सिस्टम जो है वो लाया गया, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी या मिनिस्टेरियल कमेटी का क्लॉज जो था वो पहले भी हम लोग को देखने को मिलता था। तो नए नियम के क्या महत्व, क्या हम लोग को सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है? तो एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है वो ला दिया गया है, शिकायतों को रिजॉल्व करने के पर्पस के लिए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस कर दी गई है ब्रॉडकास्टर के ऊपर, जैसा मैंने भी आपको बताया। और 1995 के इस कानून को देख लेते हैं, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट
तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उल्लंघन करता है तो उसको 2 साल की सजा होती है और 1,000 रुपए का उसके ऊपर फाइन होता है या दोनों होता है, राइट। और पहली बार ऑफेंस करने पर, फिर अगेन कंटिन्यूअस ऑफेंस करने पर ये चीज जो है वो बढ़ती जाती है। साथ ही साथ और अगर प्रोग्राम कोड को, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले ही समझा रहा था, प्रोग्राम कोड का अगर वो उल्लंघन करता है तो उसको 5,000 रुपए का फाइन लगता है और 5 साल की उसको सजा होती है, राइट। तो ये चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और कोड के अंदर क्या है, डोंट्स फॉर केबल टीवी चैनल की, केबल टीवी चैनल को जो है वो क्या नहीं करना है। तो कुछ भी अश्लील हुआ, मान हानिकारक हुआ, किसी इंडिविजुअल का जो होता है ना कि किसी इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है उसको लो करने से रिलेटेड कंटेंट दिखाया जा रहा है, या कुछ असत्य चीजें को या फिर कोई अप्रत्यक्ष चीजों को, यानी कि जो फैक्चुअल चीजें नहीं है, या अर्ध सत्य यानी कि आधे सत्य का सुझाव देता हो, यानी कि कोई चैनल है, कोई प्रोग्राम है, सजेस्ट कर रहा हो लोगों को फेक चीजों का, फेक चीजों के लिए सजेशन दे रहा हो, या मोटिवेट कर रहा हो कुछ फेक चीजों को लेकर, या फिर कम्युनिटी के बीच में दंगों को लेकर, दंगे बढ़ाने को लेकर अगर इस प्रकार की चीज कर रहा हो, राइट, इंस्टिगेट कर रहा हो ऐसी चीजों को, तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है, राइट। क्योंकि पहले से ही कोड्स में ये सब चीजें ऑलरेडी मेंशन है प्रोग्राम कोड के अंदर कि उनको क्या क्या नहीं करना है, बट अगर उस चीज को, उस प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करते हैं वो, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। तो और इसके बारे में कहां पर लिखा हुआ है, इस कानून के अंदर, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक बातें, किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं। अब आओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स, ये रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। इसको आइए समझते हैं। तो देखो, आज की डेट में आप लोग जान रहे हैं कि ई वेस्ट जो है वो कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और आपको पता है कि हम लोग जो है वो इस पर काम भी कर रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, राइट, आत्मनिर्भर भारत, और इसके अलावा डिजिटल इंडिया हमारा मिशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के हमारे प्रोग्राम्स किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, इसमें एक टारगेट ये भी है कि हमारी कंट्री के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करें। हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को लेकर भी वेरियस टारगेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इवन हम लोग तो मोबाइल हब बनाना चाहते हैं इंडिया को, राइट, ये मोबाइल एक्सपोर्ट हब बन जाए इंडिया, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स की इंडिया में ही हो, तो इसको लेकर भी हमारे टारगेट्स हैं कि नहीं। तो अब ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जब बढ़ेंगे तो इसका वेस्ट भी बढ़ेगा, और इसका वेस्ट जो है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, आई डोंट थिंक आपको मुझे बताने की आवश्यकता है। आप जानते ही हैं कितना बड़ा रिस्क है। अगर प्रॉपर तरीके से ई वेस्ट को मैनेज नहीं किया जाएगा तो रेडिएशन फैलने लगेगा, राइट। इससे होने वाले जो रेडिएशन होते हैं वो काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं, लोगों को कैंसर तक हो जाता है। कैंसर तो दूर की बात है यार, लोगों के आने वाली जो जनरेशन है वो भी खराब हो जाती है। अब आप बोलोगे कैसे, तो डीएनए, ये पॉइंट याद रखना और लिख लेना अपने मेंस में कि ई वेस्ट जो है वो डीएनए को तक डैमेज करता है। और अभी जो WHO की ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स की, इसने बताया है कि पूरे दुनिया भर में इनफॉर्मल प्रोसेसिंग बच्चे कर रहे हैं ई वेस्ट का, राइट। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, इनको काम दे दिया जाता है कि ई वेस्ट को जो है वो डिसमेंटल करो। जैसे कि कोई एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उसको इस तरीके से तोड़ो कि उसके अंदर से जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीशियस मेटल्स होते हैं वो निकालो, कलेक्ट करो। और आपको बता दें गाइस कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर, ऐसे ई वेस्ट के अंदर गोल्ड तक शामिल होता है, पता है आपको। और गोल्ड की वैल्यू आप जानते हैं, और भी काफी काफी कीमती लगभग कहा जाता है कि हजार प्रीशियस मेटल्स होते हैं वो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है कि कंपनीज जो क्या करती हैं कि अब प्रॉपर यूनिट्स वगैरह और प्रॉपर फॉर्मल तरीके से अगर इसकी डिसमेंटलिंग करेंगी, प्रोसेसिंग करेंगी, तो उनको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मल वर्कर को अगर इंक्लूड किया जाता है तो बहुत पैसा जो है वो लगता है, ये सैलरी वगैरह हो गई रेगुलर और इस प्रकार की चीज है। बट कंपनी क्या करती है, ऐसे टास्क जो होती हैं वो कई बार इनफॉर्मल वर्कर्स को दे दिए जाते हैं। और इनफॉर्मल वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि मतलब उनको एक्चुअली काफी सारी कंट्री में, नहीं सिर्फ इंडिया में, प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो पाता, रेगुलेशन की कमी है। हालांकि हम लोग काम इस पर भी कर रहे हैं कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स जो हमारे देखने को मिलते हैं, राइट, नॉन फॉर्मल जॉब में जो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको जो है वो फॉर्मल सेक्टर के साथ जो है वो लिंक किया जाए। तो इसको लेकर भी सरकार की वेरियस पॉलिसीज हैं, इनिशिएटिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिस पर सरकार काम करती है कि जो वर्कर्स हैं उनकी स्किल्स को जो है वो अपग्रेड किया जाए, जिससे कि वो फॉर्मल वर्कफोर्स में जो है वो इंक्लूड हो जाए। बट क्या होता है कि कंपनी चालाक होती है, कंपनी को तो चाहिए प्रॉफिट, जहां से भी मिले मैक्सिमाइज करना है उन्होंने तो अपने प्रॉफिट को। तो ये क्या करती हैं, ये ढूंढती हैं कि कौन इनफॉर्मल वर्कफोर्स को ढूंढा जाता है कि कौन लोग जो है जिन्हें टास्क दे दिया जाए जो कि बिना किसी सेफ्टी उसके, क्योंकि इलीगल तरीके से चीजें होती है, कई बार कंपनी खुद ही करती हैं ऐसी चीजें। क्योंकि देखो, इनफॉर्मल वर्कफोर्स को कोई सेफ्टी वगैरह
क्या कोई गियर्स वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि कोई मास्क वगैरह और ये सब चीजें देने की आवश्यकता नहीं होती, उन पर निगरानी रखने की आवश्यकता नहीं होती। बस वो तो प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि ये देखो इतना कबाड़ है, इसमें से ये काम की चीजें निकाल कर दो हमें, ये बैठा दिया जाता है। अब उनको कोई रेगुलेट नहीं करता, राइट। अब वो कंपनी भी जो है ये सब चीजें लीगल तरीके से कराती है। तो इसमें हो क्या रहा है, पूरे दुनिया भर में महिलाएं और बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क में है, बहुत ज्यादा रिस्क है। जैसे मैंने आपको भी समझाया कि डीएनए तक डैमेज हो जाता है, कैंसर वैंसर तो ये सब छोटी बात हो जाती है, फिर डीएनए डैमेज हो गया तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। सामने वाले के आने वाली, यानी कि जिसका ये डीएनए डैमेज हुआ है, आने वाली सभी उसकी पीढ़ियां जो है वो रिस्क में आ जाती हैं, वेरियस चीजों के, वेरियस क्रॉनिक डिजीज के, राइट। तो बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर कि 18 मिलियन कितना होता है, 1,80,00,000। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है, 18 मिलियन 1,80,00,000। 1,80,00,000 बच्चे जो है जिनकी उम्र 5 साल से कम की है वो रिस्क में है, राइट। और आप कह सकते हो 1,30,00,000 या 29 लाख महिलाएं हम लोग को देखने को मिल रही हैं, वो काम करती हैं ऐसी जगह पर, ऐसी साइट पर जहां पर किसी सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा जाता, इनफॉर्मल तरीके से कार्य हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ई वेस्ट आज की डेट में बढ़ता इसलिए भी जा रहा है, और सबसे ज्यादा रिस्क में जो है वो लो इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, क्योंकि जो हाई इनकम कंट्रीज होती हैं, डेवलप कंट्रीज जो होती हैं, वो ई वेस्ट की प्रोसेसिंग जो है वो सौंपती हैं लो इनकम या मिडिल इनकम कंपनीज के पास, सौंपा जाता है ई वेस्ट की प्रोसेसिंग करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि लो इनकम कंट्री में लेबर कॉस्ट कम है और रूल्स रेगुलेशंस भी वहां पर ज्यादा होते नहीं है उन कंट्रीज के अंदर, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। या फिर स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, हमारे पास भी है रूल्स, ऐसा नहीं है कि रूल्स नहीं है, राइट। ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रूल्स है, बट प्रॉब्लम क्या है, इंप्लीमेंटेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारी कंट्री के अंदर, कि प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। हम बोलते तो है ना कि कानून तो तमाम है, बट कानून को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। उसके पीछे अकाउंटेबिलिटी का एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बट इस पर हम लोग धीरे धीरे करके काम कर रहे हैं। आपको मेंस में भी यही चीज लिखनी है कि काम हो रहा है। आप बिल्कुल नेगेटिव चीजें लिखते रहोगे, देखो आपको कमियां तो रखना बहुत जरूरी है, बट उस कमियों को पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको ले जाना जरूरी है आपके मेंस में, क्योंकि निर्भर आप अगर सिर्फ कमियां लिखते रहोगे तो सामने वाले को लगेगा कि अरे यार, मतलब ये सोल्यूशन तो बता नहीं रहा। और आईएएस का क्या काम है, ये टॉप मोस्ट सर्विसेज जो होती हैं, आईएएस आईपीएस जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, क्या काम है, क्या रोल है, सोल्यूशन निकालना। तो आपके मेंस में सोल्यूशन भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, या फिर एक होप रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन दीज डेज, और बट हमें थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है, इंप्लीमेंटेशन को, राइट। तो ये सब चीजें, तो जो डेवलप कंट्री जो होती है उसको भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इस तरीके से आप समझो। तो डेवलप कंट्री जो है वो लो इनकम कंट्रीज के पास प्रोसेसिंग के लिए भेज देती है, तो लेबर कॉस्ट सस्ती, और दूसरी बात वहां पर रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर होते नहीं है, तो इसलिए भी लेबर कॉस्ट सस्ती होती है, लोग जो है वो काम करने के लिए आसानी से मान जाते हैं, क्योंकि लोगों को खुद अवेयरनेस भी नहीं है, लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है। अब लोगों को कहा जाएगा कि आप ये फलाना काम करो, आपको इतने रुपए मिल रहे हैं, वो रुपए से मतलब रखेंगे, ठीक है, 10 एक जीरो और बढ़ा दो, चलो 10,000 रुपए से मतलब रखेंगे। उनको मतलब नहीं होगा कि ये इतने रुपए लेकर उनको क्या क्या आने वाले समय में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, नहीं देखेंगे वो लोग, राइट, क्योंकि अवेयरनेस भी नहीं है ना, बड़ा एक इशू है ये सब। तो इन सब चीजों पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सोल्यूशन मैंने आपको साथ ही साथ बताए, बट अभी एक एक करके सोल्यूशंस की भी बात करेंगे आगे चल के हम लोग। तो ये आपने देख लिया ई वेस्ट जो है वो कितना खतरनाक देखने को मिलता है। तो ई वेस्ट की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। आप जानते हैं ये सब जो पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं खराब वगैरह हो जाते हैं, तो यही ई वेस्ट होता है, बट इसकी प्रॉपर तरीके से रिसाइकलिंग नहीं होती है, राइट। तो तब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि रिसाइकलिंग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिसाइकलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, डंप कबाड़ जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट, हम लोग को देखने को मिलेगा। और ये जो होगा वो कुछ समय बाद उस एनवायरमेंट को डैमेज करेगा, पूरे एनवायरमेंट को डैमेज करेगा। आपने अगर एनवायरमेंट की क्लास ली होगी तो आपको पता है कि ई वेस्ट वाले टॉपिक को भी काफी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा करी थी पूरी टॉपिक्स की, है ना। तो देखो, और ये बताया जाता है कि ये जो ई वेस्ट होते हैं उसमें 1000 से भी ज्यादा प्रीशियस मेटल्स और दूसरे सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम हुआ, क्रोमियम हो गया, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफेनिल्स और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये सब प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस सब्सटेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि काफी कीमती होते हैं, और लोगों को यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है कि इससे ये मेटल जो है वो निकालो, राइट। उनको बता दिया जाता है कि इस तरीके का मेटल होगा, ऐसा दिखाई देगा आपको, बस ये मेटल जो है वो कलेक्ट करके रखना है, और जितने कलेक्ट करके रखोगे उस हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। तो ये चीज बताई जाती है। और वॉल्यूम ई वेस्ट का कितना है, तो आप ये मेंस के लिए ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा रिकॉर्ड करके रखो कि 2019 में बताया गया कि 5,36,00,000 मिलियन टन ई वेस्ट जो है वो जनरेट हुआ, और फॉर्मल रिसाइकलिंग जो इसकी हुई
वो मात्र आप कह सकते हो 17-18% ही हमें देखने को मिली। 17 to 18% मात्र, एग्जैक्टली 17.4% हमें देखने को मिला कि इसकी रिसाइकलिंग हुई, बल्कि बाकी 80% से भी ज्यादा जो ई वेस्ट जो जनरेट हुआ वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। और ये कितना रिस्की, आप खुद इसका रिस्क जो है वो जान रहे हैं। और आने वाले समय में, और अभी भी कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स बढ़ गए हैं और ये सब चीजें बढ़ना ही है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो बहुत जरूरी है इनकी रिसाइकलिंग के ऊपर ध्यान देना, इनके मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना, राइट। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी इंडिया का कहना है कि इंडिया के अंदर 10 लाख टन ई वेस्ट 2019 में जनरेट हुआ, और पिछले साल के मुकाबले यानी कि 2017 और 2018 में जो था वो 7 लाख टन हुआ करता था, और 2019-2020 के अंदर 10 लाख टन हो गया। तो 3 लाख टन जो है वो आप कह सकते हो 1-1.5 साल में ही इंक्रीज हो गया। और ई वेस्ट की डिसमेंटलिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ी नहीं, मतलब कि ई वेस्ट को जिस प्रकार से डिसमेंटल किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग जो होती है उसकी कैपेसिटी बढ़ी नहीं, उसकी यूनिट्स हमारे पास उतने के उतने ही हैं जितने की पहले हुआ करते थे। 2017-18 में 7.82 लाख टन को रिसाइकल डिसमेंटल करने की क्षमता थी हमारे पास, तो वो उतनी की उतनी है, उससे ज्यादा ये बड़ी नहीं है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और ये जो आंकड़े हैं गाइस, ये फिर भी कम हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि सरकारी आंकड़े कम ही होते हैं, बट एक्चुअल रियलिटी इससे कई ज्यादा होती है। तो अब आंकड़े ही इतने ज्यादा बताए जा रहे हैं, तो रियलिटी में कितना होगा आप खुद सोचो। और 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा था कोर्ट को कि 95% ई वेस्ट इंडिया के अंदर रिसाइकल होता है इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा। तो हमारा इंडिया जो है वो इसमें बहुत रिस्क में है, क्योंकि इंडिया के अंदर, मैंने आपसे इस आर्टिकल में लेबर कॉस्ट की बात नहीं करी, और जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई वो सब इस आर्टिकल में आपको मिलेगा नहीं, बट ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है कि क्यों डेवलपिंग कंट्री की वजह से पूछ रही है। सिंपल सी चीज है कि डेवलप कंट्री क्यों डम कर रही है ई वेस्ट डेवलपिंग कंट्री के पास, क्योंकि उनको तो कमाई चाहिए ना। इंडिया के अंदर लेबर कॉस्ट कम है, तो इंडिया के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर में ही रिसाइकलिंग ज्यादा होती है। 95% ई वेस्ट रिसाइकल होता है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, और वो भी अनसाइंटिफिक तरीके से डिस्पोज किया जाता है, राइट। और जला भी दिया जाता है या फिर एसिड्स में उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इंडिया बहुत ज्यादा रिस्क में है ई वेस्ट के, और इंडिया को जो है वो मतलब कंसर्न, चिंता वाली बात है, और उस पर इंडिया को सोल्यूशन जल्द से जल्द निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके इंपैक्ट बच्चों में होते हैं, लंग्स के फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। देखो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डैमेज हो जाता है, क्रॉनिक डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और ये वही चीज जो मैंने भी आपको पूरी समझाई, वो एज इट इज यहां पर सेम चीज यहीं पर लिखी हुई है। महिलाओं में भी रिस्क बहुत ज्यादा है, ना केवल एक प्रेग्नेंट महिला जो है, बल्कि उनके अजन्मे बच्चे, जिस बच्चे का बर्थ भी नहीं हुआ है, उसकी हेल्थ और उसके डेवलपमेंट पर भी बहुत बड़ा खतरा होता है। बच्चों को का समय से पहले जन्म हो जाता है, प्री मैच्योर बर्थ हम लोग को देखने को मिलता है, बच्चों की मृत्यु हो जाती है, और बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से मेंटल स्टेबल नहीं होते, मेंटल और फिजिकल जो उनकी फिटनेस होती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया डीएनए डैमेज हो गया, और वो आने वाली जनरेशन को ही नुकसान जो है वो पहुंचाएगा। तो देखो कितना खतरनाक होता है ये ई वेस्ट, राइट। और ये सब पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे अपने मेंस के अंदर। और जो भी लोग हैं, जैसे कि कहीं पर ई वेस्ट डंप है, ठीक है, डंप साइट है, उसके आसपास के एरिया में घर वर बने हुए लोग रह रहे हैं, राइट, तो जो बहुत लंबे समय से उस कांटेक्ट में है, तो रेडिएशन के कारण उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, उनमें भी वेरियस इश्यूज जो है वो होने लगेंगे, और ऐसे केसेस मिले हैं, राइट। तो देखो आप कितना बड़ा रिस्क है। अब ये सब चीजें तो हो गई, बट आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो 1992 का बासेल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डरस वेस्ट, तो ये सब जो हजार्डरस वेस्ट जो होते हैं ना, क्योंकि ये भी ई वेस्ट भी एक हजार्डरस वेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है, तो इस प्रकार के वेस्ट जो होते हैं उसका जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव हो रहा है, या फिर इन जनरल इंटर स्टेट मूवमेंट भी जब उसका होता है, तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कैसे उसे कंट्रोल करना है, तो उसके बारे में बासेल कन्वेंशन 1992 का कहता है। और ओरिजिनल बासेल कन्वेंशन के अंदर ये वाली चीज नहीं थी, बट बाद में 2006 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हम लोग को 8 नंबर की देखने को मिली थी, तो उस समय जो है ये ई वेस्ट को मेंशन किया गया था बाद में आकर, राइट। इस इशू को एड्रेस करने की बात की गई थी बासेल कन्वेंशन में। तो बासेल कन्वेंशन याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि ई वेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, ऑप्शन में बासेल कन्वेंशन हो तो बासेल कन्वेंशन को मार्क करना है आपको, राइट। इसके अलावा नाइरोबी डिक्लेरेशन, तो ये भी डिक्लेरेशन जो है वो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 9 हम लोग को देखने को मिली थी बासेल कन्वेंशन की, तो उस समय अडॉप्ट किया गया था। मेन एम इसका ये था नाइरोबी डिक्लेरेशन का कि इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आने हैं ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए।
कि कैसे एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ई वेस्ट का हो सके, उसके लिए इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आने हैं। तो इनोवेटिव सोल्यूशन को अट्रैक्ट करने के लिए नायरोबी डिक्लेरेशन हमें देखने को मिला था और ये भी ई वेस्ट के मैनेजमेंट से रिलेटेड था, राइट। और इंडिया के अंदर हम लोग कैसे ई वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब ध्यान रखना। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 हमारे पास है, जिसे सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया है। इस रूल के अंदर ईपीआर का एक क्लॉज है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लॉज है। जैसे कि मैं हूं, मैंने एक मोबाइल को मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, मैं कौन हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, प्रोड्यूसर हूं। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो सरकार सेट करती है, कि कुछ प्रतिशत जो मैंने जो वेस्ट जो जनरेट किया है, क्योंकि एक प्रकार से ऑब्वियस ही बात है कि एक ना एक समय के बाद वो मोबाइल जो है वो आउटडेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा और वो कचरा हो जाएगा, है ना, यही चीज होती है, और फिर वो पड़ा रहेगा कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के किसी कोने में। तो अब प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज ई वेस्ट जो जनरेट होता है आपके सामानों से, उनकी जब सामान की लाइफ एंड हो जाती है तो आपको सर्टेन परसेंटेज जो है वो कलेक्ट करना है और उसका रिसाइकलिंग करनी है आपको। तो कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो मैन्युफैक्चर को दे दी। ये ईपीआर प्रिंसिपल के अंदर ये चीज मौजूद है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज दिमाग में डाल लो, ये चीज बिल्कुल लिखनी ही है आपको मेंस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ आप 2016 के इस कानून को भी मेंशन करेंगे, इस रूल्स को भी मेंशन करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग ये चीज जो है वो सरकार ने मेंशन करी। फिर स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल स्पेसेस मेंटेन करना है, कुछ जगहें जो है वो उनको मतलब अलॉट करनी है या एलोकेट करनी है, राइट, जहां पर ई वेस्ट को डिसमेंटल किया जाएगा और उसकी रिसाइकलिंग होगी, राइट। साथ ही साथ स्टैब्लिश करने कुछ उपाय, कुछ मेजर्स कि कैसे हेल्थ और सेफ्टी वर्कर्स की प्रोटेक्ट की जाए। और इवन इसमें आप ये भी मतलब वे फॉरवर्ड के तौर पर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर जैसे कि हमें रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया, किसकी रिपोर्ट, सीपीसीबी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। इन्होंने क्या बोला कि 95% जो रिसाइकलिंग होती है इनफॉर्मल सेक्टर में होती है। तो आप अपने आंसर में ये चीज भी मेंशन करेंगे कि इंडिया के अंदर इतना परसेंटेज रिसाइकलिंग इनफॉर्मल सेक्टर में होती है, तो हमें इनफॉर्मल सेक्टर को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने की आवश्यकता है, राइट। तो ये सब चीजें आपके मेंस को बहुत अच्छा बना देंगे, आपके आंसर को बहुत अच्छा बना देंगी। अब ई वेस्ट की रिसाइकलिंग को लेकर बात करेंगे तो इंडिया के अंदर पहली ई वेस्ट क्लिनिक हमें देखने को मिली थी, कहां पर, भोपाल मध्य प्रदेश में, जहां पर मैं रहता हूं, राइट। यहां पर जो है वो पहली ई वेस्ट क्लिनिक हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। और ज्यादातर ई वेस्ट जो रिसाइकल किए जाते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा किए जाते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो यहां पर जो पीसीबी होती है ना, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, आपने कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर वो ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की चिप देखी होगी, वो पीसीबी चिप हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसमें मेटल्स की रिकवरी जो करवाई जाती है वो हाथों से करवाई जाती है, प्रिमिटिव मींस के थ्रू करवाई जाती है, यानी कि लोग ह्यूमन जो है वो करते हैं, राइट, बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर लिए। तो वो बहुत ज्यादा रिस्क में डाल देता है ह्यूमंस को। और प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर अवेयरनेस की आवश्यकता है और साथ ही साथ एक इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज लाने की आवश्यकता है और होलिस्टिक अप्रोच रखने की आवश्यकता है। इसमें अब देखो एक चीज आप ये मेंशन कर सकते हो, एक अप्रोच ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, अब देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एकदम से हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर को एक दिन में या एक साल में या 2 साल में ऐसे एकदम से फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, जनता बहुत ज्यादा है, राइट। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपको जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होना है, प्रैक्टिकल भी होना है आपकी अप्रोच में। आप क्या कर सकते हो, ये बोल सकते हो कि चलो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उनको कलेक्ट करने का काम दे देते हैं, डिसमेंटल करने का काम देते हैं, सेग्रीगेट अलग अलग करने का काम दे देते हैं, बट मेटल निकालने का काम, रिसाइकलिंग का काम, उसको डिस्पोज करने का काम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही दिया जाए, राइट। तो उससे क्या रहेगा, हेल्थ से रिलेटेड इशू भी नहीं होगा और साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट, एकदम से। और इससे लोगों की हेल्थ जो है वो बचाई जा सकती है, राइट। तो ये चीज जो है वो एक अप्रोच लगाई जा सकती है, राइट। तो ये चीजें इस प्रकार के आपको वो पता होने चाहिए, इस प्रकार की चीजें। ये पेज जो है वो थोड़ा सा रिपीट हो गया है, राइट, ये वाला पेज, ठीक है। अब ये वाला पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ गए। अब लोन टू श्रीलंका फॉर सोलर एनर्जी, हम लोग ने लाइन ऑफ क्रेडिट LOC, ये 100 मिलियन US डॉलर का एक्सटेंड कर दिया है श्रीलंका को, इसको लेकर एग्रीमेंट कर दिया है हम लोगों ने, राइट। ये 20 सालों के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं श्रीलंका को, और श्रीलंका से हम लोग जो इंटरेस्ट लेंगे वो 1.75%, बहुत ही कम इंटरेस्ट लेंगे, राइट। तो इंटरेस्ट होता है जैसे लोन देते हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो श्रीलंका हमें 1.75% इंटरेस्ट देगी इस LOC के ऊपर, ठीक है। और एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के बीच में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में, एक्सिम के बीच में। और एक्सिम बैंक जो है ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें देखने को मिलता है। अब लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे, क्योंकि ये एक फैक्ट आपको पता लग गया ना कि हम लोग जो है वो अगले 20 सालों के लिए 100 मिलियन US डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट हमने ऑफर किया है
सोलार एनर्जी सेक्टर के लिए, ये चीज ध्यान में रखना, सोलार एनर्जी सेक्टर के लिए कि श्रीलंका जो है वो सोलार एनर्जी सेक्टर को अपना बढ़ाए, राइट, यानी कि उसको जो आवश्यकता है रेन्यूएबल एनर्जी की, रेन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने की, तो उसको जो है वो बढ़ाए, बूस्ट करे, राइट। तो इसके लिए हम लोग ने मेनली ये लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका के लिए ऑफर किया। बट देखो लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है, तो अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए कि लाइन ऑफ क्रेडिट में एक ही बार में पूरा पैसा दे दिया जाता है, तो क्या हम लोगों ने अभी एक ही बार में पूरा 100 मिलियन यूएस डॉलर दे दिया क्या श्रीलंका को? नहीं। इसमें होता क्या कि श्रीलंका हमें बताता है कि हमने उसको बोल दिया कि हम आपको देंगे, ये एग्रीमेंट हो गया। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग श्रीलंका जो होगी वो हमसे बोलेगी कि हमें इतना पैसा चाहिए, दे दो, राइट। तो हम उसे उतना पैसा दे देंगे, उसके प्रोजेक्ट के मतलब हिसाब से या उसकी नीड के हिसाब से पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे, लोन जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा, और जितना ट्रांसफर किया जाएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो ये वाली चीज होती है, और ये कितना दिया जाएगा? जितना कि एग्रीमेंट के अंदर शामिल है, यानी कि मैक्सिमम यहां पर दिया गया है 100 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको चीज को समझना है, क्लियर, बिल्कुल, राइट, कि इसमें क्रेडिट फैसिलिटी जो एक्सटेंड की जाती है बैंक के द्वारा या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा गवर्नमेंट को, बिजनेस को या इंडिविजुअल कस्टमर को, और मैक्सिमम लोन अमाउंट ड्रॉ करने के लिए कस्टमर को इनेबल कर दिया जाता है, मतलब कि मैक्सिमम लोन अमाउंट। तो अमाउंट हमने निर्धारित कर दिया 100 मिलियन यूएस डॉलर का हम सपोर्ट देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमने दे दिया, राइट। वैसे ही हमारी अभी हालत खराब है, वैसे तो आपको पता भी है, राइट, बट हम जो इसको दे रहे हैं एक प्रकार का लोन है ये, जिस पर हमारे पास इंटरेस्ट आएगा, राइट। बट ये एक बार में पूरा पैसा नहीं जा रहा है, वो अपनी नीड्स बताएगा, उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा, सोलार प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि किस में दे रहे हैं हम लोग? सोलार एनर्जी सेक्टर में के लिए दे रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो हमें बताएगा और उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो बोरोवर जो होता है वो इन फंड्स का एक्सेस कर सकता है, लाइन ऑफ क्रेडिट फंड का एक्सेस कर सकता है किसी भी समय पर, राइट, और ये मैक्सिमम अमाउंट तक ये लोन जो है वो लेकर यूज कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट तक, या फिर जो अमाउंट जो है, जो लिमिट जो है वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सेट की गई है, और कितने समय में उसे पैसे जो है वो चुकाने हैं, तो वो वाली चीज भी निर्धारित कर दी जाती है। तो 20 सालों के लिए हमने एक्सटेंड किया, तो 20 ईयर्स में इसे जो है वो चुकाना है, राइट, तो श्रीलंका को। तो ये वाली चीज इसकी हमें देखने को मिली, क्लियर है आपको? पूरी पिक्चर है। इसका फायदा हम लोग को एलओसी का, लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या देखने को मिलता है? तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट जो होंगे श्रीलंका के अंदर, उनको फाइनेंस, उनको फंड करने में मदद करेगा। कौन से प्रोजेक्ट? सोलार एनर्जी सेक्टर में प्रोजेक्ट, जिसमें रूफटॉप सोलार फोटोवोल्टाइक सिस्टम लगाएगा, जैसे कि घरों के ऊपर आजकल या सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर आजकल हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा कि वो लगे हुए हैं, राइट। सोलार ग्रिड्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, सोलार पैनल्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं जो लगे रहते हैं, राइट। तो ये जो है वो लगवाएगा वहां पर, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर पैसा जो है वो लगा सकेगा ये, इंडिया जो पैसा प्रोवाइड करा रही है। और कुछ प्रोजेक्ट जो है वो जो ऑलरेडी अनाउंस किए हैं इंटरनेशनल सोलार अलायंस की 2018 की कॉन्फ्रेंस में, तो उन प्रोजेक्ट्स पर ये पैसा जो है वो लिया जा सकता है इंडिया से श्रीलंका के द्वारा, राइट। और इंडिया का जो इनिशिएटिव है ग्लोबल कॉपरेशन सोलार एनर्जी को लेकर, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं इंडिया का ये इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलार अलायंस। इसका गुरुग्राम में हम लोग को हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलार अलायंस का, राइट। इसे क्या इंडिया ने लॉन्च किया है? तो हाँ, इंडिया ने तो लॉन्च किया, बट अगर ऑप्शन में आ जाए, स्टेटमेंट में आ जाए कि सिर्फ इंडिया ने लॉन्च किया है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। इंडिया और फ्रांस आप ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल सोलार अलायंस को इंडिया और फ्रांस ने 2015 में लॉन्च किया था, और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हमें देखने को मिली थी, और उस समय जो है वो लॉन्च किया गया था। और 121 सोलार कंट्री जो हमें देखने को मिलती है, सोलार रिसोर्स रिच कंट्री जो है, यानी कि जो कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आती है, क्योंकि आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सोलार की जो फुल एनर्जी जो होती है, फुल पोटेंशियल जो होता है, यानी कि डायरेक्ट रेज जो होती है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जाती है, राइट, डायरेक्ट रेज, राइट, डायरेक्ट रेज हमें देखने को मिलती है। क्योंकि उसके बाद जो है, अगर हम लोग उसके ऊपर वाले एरिया की बात करें, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ जाए या साउथ पोल की तरफ जाए, तो रेज जाती हैं, बट डायरेक्टली ऑन टॉप जो होता है, हम बोलते हैं ना कि सूर्य जो है वो सर के ऊपर है, तो सर के ऊपर सूर्य जो हो सकता है वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में पढ़ा है आपने ज्योग्राफी में, है ना। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन के बीच में आने वाली, इन ट्रॉपिकल जोन के बीच में आने वाली टोटल 121 कंट्रीज जो है, उनको ऑफर किया गया कि वो इंटरनेशनल सोलार अलायंस को ज्वाइन कर सकती है। तो उनमें से अभी तक कितनी कंट्रीज ने किया है? तो डेटा के अकॉर्डिंग 89 कंट्री ने साइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलार अलायंस को। क्या आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलार अलायंस को ज्वाइन करने वाली लेटेस्ट रीसेंट कंट्री कौन सी है?
और कौन से ईयर में उसने ज्वाइन किया, तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। और इंटरनेशनल सोलार अलायंस का जो विजन है वो है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड का इसका विजन है। और ऑसोवॉक क्या है, वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड वाला जो इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है, ये इनिशिएटिव किसके ऊपर फोकस करता है कि ऐसा ग्लोबल इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स मेनली सोलर एनर्जी का सीमलेसली शेयर की जा सके। अब ये क्या है, इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि इनका ये मेन गोल क्या है, क्योंकि ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो मेन गोल इनका ये है कि जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जैसे आने वाली कंट्री, अब मैं फ्रांस और इंडिया का आपको एग्जांपल लेता हूं, इस बीच जो है वो बहुत सारी कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इस इनिशिएटिव को हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब क्या करेंगे, जैसे कि एक कंट्री है वो इंडिया को जो है वो अपनी एनर्जी, अपने पावर को जो है वो शेयर कर सकती है। कौन सी एनर्जी, कौन से पावर को, तो सोलार पावर मेनली, ठीक है, बट इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सभी शामिल किया हुआ है, राइट, इसमें बट मेन फोकस है सोलार एनर्जी के ऊपर, राइट, कि जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है, जैसे कि हमने जो है वो अपनी एनर्जी सोलार एनर्जी से जो पावर जनरेट करी और उसको स्टोर कर लिया। अब अगर हमारी नेबरिंग कंट्री को जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस की पार्टनर है, अगर उनको आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग इस प्रकार का सिस्टम जो है वो क्रिएट करें कि वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की जाए। अरे ऐसा समझो, आपके घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमारे घर पर जो बिजली आ रही है, राइट, तो वो खंभों से होती हुई आ रही है ना, राइट, तो बिजली आपके घर पे तो जनरेट नहीं हो रही, हमारे घर में तो बिजली जनरेट नहीं हो रही, या हमारी कॉलोनी के आसपास तो बिजली जनरेट नहीं हो रही, कहीं दूर किसी पावर प्लांट में बिजली जो है वो जनरेट हो रही है और वो हमें मिल रही है, राइट। तो यही वाली बात है कि सोलार पावर जो है वो कहीं पर भी जनरेट हो, उसको शेयर किया जा सके, ऐसा एक इकोसिस्टम जो है वो इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी का एक ग्लोबल इकोसिस्टम जो है वो तैयार करना है। तो ये इसका ऑसोवॉक का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का हम लोग को मेन इनिशिएटिव या विजन देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज आप अच्छे से क्लियर रखो। इसके अलावा इंडिया के अंदर हम लोग को स्कीम देखने को मिलती है जो कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करती है। और एक फैक्ट याद रखो, इंडिया पूरे दुनिया भर में सोलार पावर डिप्लॉयमेंट के मामले में भारत ने इटली को पीछे छोड़ दिया है, और सौर ऊर्जा परिनियोजन में वैश्विक स्तर पर इंडिया 5वें स्थान पर है, 5th ग्लोबल पोजीशन पर इंडिया है। ये अच्छे से याद रखना, फैक्ट है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नेशनल सोलार मिशन हमें देखने को मिलता है जो कि पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का, जिसका मेन एम ये है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है सोलार एनर्जी के मामले में, कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी कंट्री में हम लोग प्रोड्यूस करें, स्टोर करें और उसका उपयोग करें। इसमें इंडिया को लीडर जो है वो बनाना है। इसके अलावा रूफटॉप सोलार स्कीम, रूफटॉप सोलार के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो इसमें सोलार पैनल्स को घर की छतों पर इंस्टॉल कर देना है, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंप्लीमेंट करेगी ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलार स्कीम को फेज मैनर में, राइट। और प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम आप जानते ही हैं, इसके बारे में भी कई बार हम पढ़ चुके हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को प्रमोट किया जा रहा है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है गाइस कि हम लोग जो है वो जैसे फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स की बात हो या फिर इस प्रकार के ग्रिड्स की बात हो, राइट, सोलार ग्रिड्स वगैरह की बात हो, तो उसके लिए हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना से मैक्सिमम हमारे पास जो है वो मैक्सिमम के ऑलमोस्ट 99-100% हम लोग जो है वो इस प्रकार के सोलार पैनल, सोलार ग्रिड जो है वो चाइना से इंपोर्ट कराते हैं, राइट। तो हमें आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत चाइना की डिपेंडेंसी खत्म करनी है और हम लोग लेकर आ गए हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जो है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। उनको बोला जाता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको ये इतना फलाना जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो सरकार जो है वो प्रमोट कर रही है कि हमारी कंट्री के अंदर सोलार फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल, सोलार ग्रिड्स वगैरह जो है वो बनना शुरू हो जाए। इसके फायदे ये होंगे कि हम लोग जो है वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे, हमें इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की। और दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारी जीडीपी जो है वो इससे इंक्रीज होगी, राइट। तो ये सब इसके फायदे आपको पता होने चाहिए साथ ही साथ। अब स्कीम एक हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें हम लोग अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स को डेवलप कर रहे हैं। इस प्रकार के पावर पार्क्स जो कि बड़े लेवल पर सोलार पावर जो है वो जनरेट करें, राइट, स्टोर करें। फिर एक पीएम कुसुम स्कीम हमें देखने को मिलती है, किसान ऊर्जा सुरक्षा, नाम से मेरा किसान ऊर्जा सुरक्षा। तो किसानों को सोलार वाटर पंप्स 0.5 से लेकर 2 मेगावाट्स के दिए जा रहे हैं और ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे कि किसान जो है वो सोलार एनर्जी के माध्यम से इन पंप का इस्तेमाल कर सकें इरिगेशन पर्पस के लिए। कई बार इलेक्ट्रिसिटी वहां पर अवेलेबल नहीं हो पाती, मतलब किसी रीजन के कारण, तो जहां जहां पर रिमोट एरियाज पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो वहां पर जो है वो किसान जो है वो सोलार एनर्जी का उपयोग करें। और मैक्सिमम ये तो हर जगह पर ही इसको अब इंप्लीमेंट करने पर प्लानिंग चल रही है कि सभी जगह पर इस प्रकार के सोलार पंप जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाए, जिससे कि जो कन्वेंशनल
तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी को हमें शिफ्ट करना है, क्योंकि आप जानते हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसमें कोयला जलता है सबसे ज्यादा, फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा जलता है, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राइट। क्योंकि यही सब कोयला जो जल रहा है वही तो क्लाइमेट चेंज का कारण बनता जा रहा है, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर एक है नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 हमारी, इसमें हम लोग लार्ज ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलर फोटोवोल्टाइक हाइब्रिड सिस्टम को तैयार करने पर इसको प्रमोट करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जहां पर हम लोग विंड और सोलर एनर्जी दोनों को ही जो है वो एक ही जगह पर जनरेट करें, दोनों को ही एक साथ जनरेट करें और पावर जो है वो बना सकें हम लोग, राइट, और उसका उपयोग कर सकें। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग के लिए ये सब हमारे पास पॉलिसीज हमें देखने को मिलती है। अब देखो अटल ज्योति योजना की बात कर रहे हैं, अजय की बात करते हैं गाइस। तो सितंबर 2016 में उन राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम की स्थापना के लिए लॉन्च किया गया जहां 50% से कम घरों में ग्रिड विद्युत उपलब्ध है, राइट। तो मतलब सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जिन भी पर्टिकुलर 50% घरों में जहां पर ग्रिड पावर नहीं है वहां पर सोलर स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया। और आज की डेट में तो आप देख भी रहे हैं कि सड़कों के बगल में भी आज की डेट में ऐसी लाइटें, स्ट्रीट लाइट जो है वो लगाई जा रही है जिनके ऊपर सोलर पैनल बना हुआ है, मतलब कि वो लाइट जो जलती हैं वो सोलर पावर के थ्रू जो है वो जल रही है। कितनी बढ़िया चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा और देखो गाइस, ये सब स्कीम जो होती है ना ये आप मेंस में जरूर उपयोग करें। प्रीलिम्स के लिए तो मतलब एनी हाउ ये इंपॉर्टेंट है ही, बट मेंस में भी ये सब स्कीम जब आप उपयोग करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम, सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें स्किल ट्रेनिंग रूरल युवाओं को प्रोवाइड की जा रही है कि कैसे वो सोलर इंस्टॉलेशन को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि उन्हें काम दिया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है वो सोलर जो ये इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे ये सोलर पैनल्स हो गए, सोलर ग्रिड्स हो गई, इसे कैसे इंस्टॉल करना है, तो इस प्रकार की उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था गाइस। और बाकी जिन भी स्टूडेंट ने एनवायरमेंट की क्लास ली है, राइट, तो जैसे मैंने भी आपको इसके बारे में भी पढ़ाया, ई वेस्ट के बारे में भी पढ़ाया, और मैंने भी आपको ये पूरी इसके बारे में हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया, राइट। ये पूरी चीजों के बारे में, ये सब स्कीम्स के बारे में हमने चर्चा करी, बात करी, राइट। और इसके अलावा हमने ये पूरे जो इनिशिएटिव्स के बारे में जाना, राइट, ये पूरी चीजों के बारे में जो समझा। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है ई वेस्ट वाले टॉपिक के अंदर भी और इस वाले ये वाले सोलर पावर वाले टॉपिक के अंदर भी, तो ये वाली चीज को जो है वो आप अपडेट कर दें, ये इनिशिएटिव्स को आप अपडेट कर दें अपने नोट्स में जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। नोट्स के साथ लेक्चर जो आपने कवर किया है, एनवायरमेंट का कोर्स आपने लिया होगा तो आपके लेक्चर नंबर 16 और लेक्चर नंबर 17 जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, जिसमें ई वेस्ट भी कवर किया था हमने, और साथ ही साथ हमने इसके बारे में सोलर पावर के बारे में भी डिस्कस किया था। तो इसको आप पहले तो रिवाइज कर लें और अपने डेटा को जो है वो अपडेट कर लें, मतलब इसमें ये सब स्कीम भी जो है वो वहीं के वहीं शामिल कर लें। क्योंकि देखो इस एग्जाम की तैयारी में आपको मैनेजमेंट बहुत तगड़ा रखना है, राइट। जैसे कि आपने अगर स्टैटिक पोर्शन का कोई टॉपिक पढ़ा, राइट, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जैसे कि आप मेरा ये लेक्चर करंट अफेयर्स का अटेंड कर रहे हैं, करंट अफेयर्स ऐसा होता है कि हर दिन जो है वो कुछ ना कुछ नया नया चीजें मिलती रहती हैं, तो आपको अपने स्टैटिक जनरल स्टडीज के पोर्शन में उसको जो है वो तुरंत अपडेट करना है। इसको तो पहले ही कर लेना, भले वीडियो को पॉज करके अभी के अभी कर लो, राइट, या फिर लिख लो आज करना है, मतलब करना है, और आज मतलब कि ये वीडियो आपने पूरा लेक्चर आपने खत्म किया उसके बाद तुरंत करना नहीं, तो फिर अब क्या होगा, ये मटेरियल अगर अपडेट नहीं करोगे प्रॉपर टाइम पर तो बाद में दिक्कतें आ जाएंगी। इस चीज को तो बिल्कुल आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है कि जैसे ही लेक्चर फिनिश करो दूसरे काम बाद में करना, पहले अपने जो स्टैटिक पोर्शन जो आपने पढ़ा है, जनरल स्टडीज के टॉपिक्स जो आपने कवर किए हैं और जहां जहां पर भी इस प्रकार के टॉपिक्स आए उनको तुरंत अपडेट कर लो। अब आप बोलोगे सर पूरा जीएस अभी फिनिश नहीं हुआ है तो क्या करें, तो देखो आपको मैं लेक्चर की इन सब पूरे लेक्चर्स की मैगजीन ऑलरेडी देता ही हूं और आपको उसे रिवाइज करना ही रहता है। तो जैसे ही आप जैसे कोई जीएस के टॉपिक में आप पढ़ रहे हो और मेरा रिवीजन कर रहे हो मेरी मैगजीन से, राइट, तो जैसे ही आपने रिवीजन किया आप तुरंत जो है वो अपने जीएस के टॉपिक पे उस वाले टॉपिक को जो मैंने पढ़ाया हुआ है या उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेटा आया है तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। पूरे के पूरे टॉपिक को इंक्लूड नहीं करना, डेटा को इंक्लूड करना है। जैसे कि इन सब स्कीम के नाम वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी को लेकर या सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में क्या क्या स्कीम्स हैं। अभी मैंने कुछ आंकड़े आपको ई वेस्ट के अंदर बताए थे, राइट, रिस्क फैक्टर बताए थे, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इसकी मतलब इस नई रिपोर्ट के बारे में बताया था, तो वो सब ऐसी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। और ज्यादा नहीं, आपको 4-5 सेंटेंस में पूरी चीज फिनिश कर देनी है, उससे ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है, उससे ही कम ही करना है बल्कि, राइट। बुलेट पॉइंट्स में 3-4 पॉइंट डालो बस, दैट्स इट, राइट। तो इसको अपडेट जरूर करते रहा करो और ईवीएस के लेक्चर 16 लेक्चर 17 को आज ही रिवाइज कर लेना। गाइस अब डिस्कस करेंगे पेपर 3 के टॉपिक्स को। पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे,
तो डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस इंडिया का हमें देखने को मिल रहा है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब पता ही है आपको, राइट। इसमें क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन के अंदर जो हरी भरी भूमि जो होती है, ये जो एग्रीकल्चर साइड होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो फर्टाइल लैंड होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, डेजर्ट में, राइट। यानी कि वहां पर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो सकती। जो जमीनें जो बंजर हो रही है ना, जमीन जो खराब हो रही है हमारी कंट्री के अंदर, उसका एक मैप अब सामने आया है। आपको ध्यान में रखना है, इस मैप को पब्लिश किया है जो इसरो की अहमदाबाद के अंदर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, उसके द्वारा इसे पब्लिश किया है। इस एटलस ने स्टेट वाइज एरिया बताया कि 2018 और 19 में मतलब डिग्रेडेड लैंड जो है, बंजर जमीन जो है, खराब जो जमीन होती जा रही है, तो उसका एक डेटा स्टेट वाइज प्रोवाइड किया है और इसे रिलीज किया है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के दौरान। और ये कब मनाया जाता है, तो 17 जून को मनाया जाता है। ये वाली चीज याद रखना, प्रीलिम्स में आ सकती है। और इस 2021 की इसकी जो थीम है वो है रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। यानी कि हमें अपने वापस से, यानी कि डेजर्ट जो लैंड है उसको वापस से जो है वो फर्टाइल लैंड में, एग्रीकल्चर लैंड में जो है वो कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये एक चीज थी जिसके बारे में बस बेसिक से आपको आइडिया होना चाहिए। अब केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट में बस एक चीज ध्यान में रखो, सिंपल सी, कि ये प्रोजेक्ट केरला के नॉर्थ एरिया को साउथ एरिया से कनेक्ट करने पर काम कर रहा है। इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है ये। यहाँ पर गाड़ियां जो है, ट्रेन वगैरह जो हमें देखने को मिल रही है, ऐसी बनाई जाएंगी जो कि बहुत कम समय में केरला के नॉर्थ पोर्शन को साउथ पोर्शन के साथ जो है वो कनेक्ट कर सके, राइट। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसकी जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, इसको कसारगोड़ के साथ जो है वो कनेक्ट किया जा सके, तो इस पर मेनली फोकस किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है KRDCL के द्वारा, केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, या के रेल के नाम से ये जानी जाती है। ज्वाइंट वेंचर है ये केरला गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का। सिंपल सी चीज ध्यान में रखना। अब बताया जा रहा है कि ट्विटर का सेफ हार्बर जो है वो छिन गया है। तो ये सेफ हार्बर होते क्या है, इसका बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि सेफ हार्बर का मतलब क्या होता है। तो जैसे ये ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गई, इस प्रकार की जो सोशल मीडिया कंपनी होती है, या फिर ई कॉमर्स कंपनी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, राइट। तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती है जो कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं किनको, कस्टमर्स इन वेबसाइट पर कुछ लिख सकते हैं, राइट, मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें ऐसी है, इस प्रकार की जो कुछ वेबसाइट हमें देखने को मिलती है। एग्जांपल के तौर पर ट्विटर की या फेसबुक की बात करते हैं, तो यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी टाइमलाइन पर अपने जो अकाउंट है उस पर कुछ भी मेंशन कर सकता है और उसको दूसरे लोग जो है वो देख सकते हैं, है ना। ये वाली चीज, जैसे यूट्यूब की भी बात करें कि कोई भी जो है वो उस पर पब्लिश कर सकता है कोई भी वीडियो और लोग जो है वो उसको देख सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर कुछ आपत्तिजनक वीडियोस, पोस्ट, राइट, कंटेंट, कुछ आपत्तिजनक कोई भी एक इंडिविजुअल अगर कुछ पोस्ट करता है, तो सेफ हार्बर का मतलब यह है कि वो जो कंपनी है या फिर वो जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये चीज जो है वो पोस्ट हुई है, तो उस प्लेटफॉर्म के ओनर के ऊपर या उस कंपनी के ऊपर जो है वो कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होगी। ये होता है सेफ हार्बर। मतलब कि फेसबुक पर अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जो कि भड़काने वाला है, दंगे करवाने वाला है, तो ऐसे पोस्ट के लिए वो व्यक्ति जो होगा, वो इंडिविजुअल जो होगा जिसने वो पोस्ट किया है, वो लीगली लायबल होगा, राइट। उसके खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसने पोस्ट किया है, ना कि फेसबुक के खिलाफ या ट्विटर के खिलाफ, जिस प्लेटफॉर्म पर उसने पोस्ट किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि यहां पर इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन दे दी जाती है एक इंडिविजुअल के किए गए एक्ट के ऊपर एक कंपनी को, राइट। बट इसमें यह चीज रहती है कि अथॉरिटी जो है वो उस कंपनी को बोल सकती है कि भाई आपको ये पोस्ट जो है वो डिलीट करना है, तो उस कंपनी को वो पोस्ट डिलीट करना होगा, राइट। बट इतना सा जो है वो खेल हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलता है, बट लीगल चार्ज जो है वो उस कंपनी के ऊपर नहीं लगाया जाता। अब क्या कहा जा रहा है, कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं, राइट, जिसमें ये चीज मेंशन की जा रही है कि ट्विटर का इंटरमीडिएटरी स्टेटस जो है, मतलब कि हार्बर सेफ्टी जो इसकी है ये खत्म हो गई है, खारिज हो गई है। मतलब कि सीधी सीधी बात है, हार्बर सेफ्टी के बारे में मैंने आपको समझा दिया, तो आपको क्लियर हो गया कि अब ट्विटर से ये चीज छीन ली गई है। मतलब कि ट्विटर पर अगर कोई व्यक्ति कुछ पोस्ट कर रहा है, राइट, और उस व्यक्ति के पोस्ट जो है वो आपत्तिजनक है या फिर कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो दंगे वगैरह करवा सकते हैं, राइट, या मतलब हमारे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उसके पोस्ट, तो ना ही सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, प्लस लीगल कार्रवाई जो है वो ट्विटर के खिलाफ भी की जाएगी, राइट, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट है और उससे सेफ हार्बर जो है वो छिन गया है। अब क्वेश्चन ये बनेगा, एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि सेफ हार्बर जो है वो क्या है, क्या नहीं है, या फिर किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, कौन डिसाइड करेगी? क्या सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी या फिर कोर्ट डिसाइड करेंगी, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है कि किस कंपनी को सेफ हार्बर मिलना है, किसको नहीं मिलना है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
राइट। तो ये वाला चीज भी बिल्कुल क्लियर रखो अपने माइंड में, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो अभी ट्विटर ने जो है वो कंप्लाई नहीं किया नए आईटी रूल्स को इंडिया के, तो इसलिए कहा जा रहा है कि उसका सेफ हार्बर जो है वो अब छिन गया है, राइट। और इंटरमीडिएटरी स्टेटस जो है गाइस, तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, आईटी एक्ट का हमें देखने को मिलता है, तो इसमें इंटरमीडिएटरी कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि इंफॉर्मेशन किसी की रिसीव करता है, स्टोर करता है और उसे ट्रांसफॉर्म करता है या फिर सर्विस प्रोवाइड कराता है उस इंफॉर्मेशन की। मतलब जैसे कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फेसबुक है, इस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हो। अब फेसबुक क्या कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो दूसरों तक जो है वो पहुंचा रहा है, यानी कि आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग आपके जो भी यानी कि आपकी प्रोफाइल से कनेक्टेड होंगे वो, राइट। या फिर अगर आपने उसके अपने जो पोस्ट है उसको पब्लिक करके रखा होगा तो सभी को जो है वो पोस्ट ओपन हो जाएगा सभी के लिए, राइट। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिली, मतलब कि आपके द्वारा किए गए जो कमेंट है, राइट, आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन जो है उसे पहुंचाया जा रहा है, राइट, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो वो इंटरमीडिएटरी हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भी इंक्लूडेड है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर भी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी, सर्च इंजन वगैरह भी, जैसे कि गूगल सर्च इंजन होता है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। पेमेंट साइट्स हो गई, राइट। और ऑनलाइन ऑक्शन साइट हम लोग को देखने को मिलती है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ई कॉमर्स साइट वगैरह हो गई, इवन साइबर कैफेज भी इसके अंदर शामिल है, राइट। और इंटरमीडिएटरी स्टेटस जो है गाइस, ये सरकार के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं किया जाता, राइट। और सेक्शन 79 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है, इसके तहत हमें देखने को मिलता है कि थर्ड पार्टी का जो कंटेंट है उसके लिए ये कंपनी जो होंगी इंटरमीडिएटरी, जैसे कि ट्विटर हो गई, फेसबुक हो गई, वो लायबल नहीं होगी। वही चीज मैंने आपको बताई। और इसी चीज को जो है वो क्या बोलते हैं, सेफ हार्बर बोलते हैं, राइट। तो सेफ हार्बर या हार्बर सेफ्टी जो है वो यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ इतनी सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और सिंस जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल सेक्शन 79 जो आईटी एक्ट का हमें देखने को मिलता है, तो ये चला गया है क्योंकि इसने जो है वो कंप्लाई नहीं किया है, मतलब कि हमारे द्वारा दिए गए नए रूल्स को कुछ फॉलो नहीं किया है ट्विटर ने। तो कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा कि इसकी प्रोटेक्शन जो है वो चली गई है। अब इसकी प्रोटेक्शन चली गई है तो मैं पूरी चीज आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ट्विटर के खिलाफ जो है अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कंटेंट पब्लिश करता है और वो अगर आपत्तिजनक है तो कार्रवाई जो होगी वो ट्विटर के खिलाफ हमें देखने को मिलेगी। तो यही चीज यहां पर लिखी गई, इफ समवन पुट्स, अगर कोई व्यक्ति कोई भी कंटेंट ट्विटर पर रखेगा तो अगर उससे वायलेंस होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसा होता है जो कि मतलब लीगल चार्ज लगने के लायक हो, राइट, जो आईटी रूल्स को नहीं फॉलो कर रहा हो, राइट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून को फॉलो नहीं कर रहा हो, अगर ऐसा कुछ आपत्तिजनक पोस्ट अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ ना ही सिर्फ वो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि इवन ट्विटर के खिलाफ भी जो है वो लीगल कार्रवाई होगी। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो इंटरमीडिएटरी स्टेटस जो है वो कौन डिसाइड करती है, तो कोर्ट, इट इज द कोर्ट, याद रखने वाली चीज, ये कोर्ट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं करती, राइट। जैसे कि ट्विटर या फिर कोई भी दूसरी सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हैं, उन कानून के तहत उनका ये स्टेटस छिना है कि नहीं छिना है तो वो कोर्ट डिसाइड करेंगे। बट मैंने भी आपको ये टॉपिक स्टार्ट करते समय क्या कहा, कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स के थ्रू जो है ये चीज सामने आई है, बट अभी भी लीगली कोर्ट ने ये चीज क्लियर नहीं करी है कि ट्विटर जो है वो उसका ये स्टेटस चला गया है या नहीं चला गया। बट फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स में ये वाली चीज जो है वो चल रही है, जिसके बारे में एक आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में बस एक जानकारी रखो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मेनली जो मतलब सेफ्टी हार्बर है या फिर हार्बर सेफ्टी वाला जो प्रोविजन हमें देखने को मिलता है, तो उसको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब गाइस देखो, चाइना ने अपने 3, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अपने 3 एस्ट्रोनॉट को चाइना ने जो है वो अपने स्पेस स्टेशन पर काम करने के लिए सक्सेसफुली भेज दिया है। देखो, चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और 10 सालों के लिए ये ऑपरेट करेगा इनका स्पेस स्टेशन। अभी जो स्पेस स्टेशन है जिसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट पर हमें देखने को मिलता है, घूमता रहता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा, ये 5 कंट्री का, याद रखना ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। अब चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लिया। अब देखो, स्पेस स्टेशन होता क्या, वैसे तो आपको पता होगा, इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक आइडिया देता हूं मैं आपको। देखो, होता क्या, कोई भी अगर जो मिशन है वो निकलता है, जैसे कि किसी को कोई यानी कि मैंड मिशन हमें करना है, मार्स पर भेजना है, ठीक है, मार्स पर ह्यूमंस को भेजना है, तो हो ये सकता है कि वो डायरेक्टली मार्स ना जाए, पहले वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चले जाएं और वहां पर कुछ समय बिताएं, और उसके बाद फिर यानी कि जो भी उन्हें रिसर्च वगैरह करनी है वो करें और फिर वो वहां पर चले जाएं। या फिर जो स्पेस की रिसर्च जो करते हैं साइंटिस्ट वगैरह, तो एस्ट्रोनॉट जो है वो ऊपर जाते हैं और वहां पर स्पेस की रिसर्च करते हैं, राइट, हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा आप कह सकते हो, एक ऑफिस है, एक सेंटर है जो कि फ्लोट कर रहा है स्पेस में, राइट, जहां पर बहुत दिनों तक जो है वो रहते हैं
एस्ट्रोनॉट्स वगैरह और अपनी वेरियस स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, ये यूनिवर्स कैसे बना, और बहुत सारी रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च वगैरह भी कंडक्ट की जाती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ठीक है, तो वैसे ही आप कह सकते हो स्पेस स्टेशन या फिर एक सेंटर जो है वो चाइना ने अपना शुरू कर दिया है और 10 सालों के लिए ये जो है वो रहेगा, राइट। और ये तियानगोंग स्टेशन हमें देखने को मिल रहा है, तियानगोंग स्टेशन, तो याद रखना तियानगोंग स्टेशन ये चाइना का है। तो ये इसने अपने शेनज़ोउ 12 मैन्ड स्पेसशिप को जो है वो सक्सेसफुली भेज दिया है, राइट। और ये बेसिकली 3 पार्ट्स इसके हैं, इसके स्पेस स्टेशन के, चाइना के तियानहे के, राइट। तो उनमें से एक तियानहे हम लोग को देखने को मिलता है जो कि ऑर्बिटल कैप्सूल पर चला गया है और वहां पर ये चाइना के एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं और जाकर वहां पर वेरियस रिसर्च वगैरह ये कंडक्ट करने वाले हैं, राइट। बात समझ में आपकी? सिंपल सी चीज, स्पेस स्टेशन में सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि स्पेस में एक ऑफिस है, राइट, जहां पर रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जाती है और बहुत बेहतरीन है यार। अगर आपने नहीं देखा तो कभी खाना वाना खाते हुए देखना, मजा आ जाएगा, राइट। और बिल्कुल उसका रियल वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपको सिर्फ डालना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रियल वीडियो, आपको मिल जाएगा। बहुत मुझे मजा आता है, इंटरेस्टिंग चीज है ये, इसको देखने में बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। वहां पर लोग बाग के खाना, जो एस्ट्रोनॉट है ना, वहां पर उनके खाना खाने का अलग ही स्टाइल है। हम लोग पानी पीते हैं ना, वहां पर उनको पानी खाना रहता है। आप देखना, दिखाएंगे वो आपको पूरी चीजें, जैसे कि वो क्या कर रही थी, उन्होंने, मतलब एक एस्ट्रोनॉट है वहां पर जिनका वो वीडियो है, तो उन्होंने पानी को निकाला, और आप जानते हैं कि स्पेस में पूरी चीज फ्लोट करती है, राइट, वहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो पानी निकाला तो पानी बबल के फॉर्म में उड़ा और उन्होंने उस पानी को खा लिया, राइट। वो बोलते हैं कि हम पानी को पीते नहीं, खाते हैं, और बबल के फॉर्म में पानी उड़ता रहता है, मजा आ जाता है देख के। वो एक्सरसाइज भी करते हैं तो हवा में फ्लोट करते हो, एक्सरसाइज करते हैं, सोते भी हैं तो हवा में सोते हैं। तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है यार, काश इस तरह का एनवायरमेंट में मैं भी रहूं तो कितना मजा आएगा, और आपको भी लगेगा, देखना एक ना एक बार फील होगा कि यार ये एक्सपीरियंस करें यार, इस तरीके का कभी मौका मिले तो, राइट। होता है, बहुत सारी जगह हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कि इस प्रकार का उनके पास है ऐसा कुछ फंक्शन जहां पर मतलब ग्रेविटी जो होती है वो खत्म हो जाती है और लोग फ्लोट करते रहते हैं, तो बड़ा मजा आता है, राइट। चलो एनीवेज, इसके बारे में आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो ध्यान में रखनी है, पहली बात तो अगर ये पूछ लिया जाए कि ये स्पेसशिप जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, किसका है, शेनज़ोउ 12, तो चाइना का आपको ध्यान में रखना है। तियानहे की बात आती है तो आपको चाइना के स्पेस स्टेशन को ध्यान में रखना है, राइट। और तियांगोंग स्टेशन जो है वो ये मेन चाइना का स्टेशन है, 10 सालों के लिए ऑपरेट करने वाला है। और तियानही जो है जिसके बारे में हमने बात करी, तो 3 मेन कंपोनेंट में से एक तियानही है और चाइना का पहला सेल्फ डेवलप्ड स्पेस स्टेशन है, और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद आता है। और ये स्पेस स्टेशन जो है गाइस लो अर्थ ऑर्बिट पर ऑपरेट कर रहा है, मतलब कि धरती के सरफेस से, धरती के नीचे से 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये प्लेस्ड है, राइट। और इसके महत्व की बात करें गाइस, तो देखो ये बेसिकली चाइना की आंख बनेगा स्काई पे, मतलब कि इसके इस लो अर्थ ऑर्बिट वाले स्पेस स्टेशन पर पूरे दुनिया भर पर ये चाइना निगरानी रख सकता है, राउंड द क्लॉक 24/7 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर निगरानी रख सकता है ये अपना इसका स्पेस स्टेशन, राइट। और ये मदद करेगा, चाइना का जो अभी एम है कि चाइना को 2030 में एक मेजर स्पेस पावर बनकर उभरना है, तो उसमें ये चाइना की मदद करने वाला है। बट एक इसमें चिंता वाली बात यह है कि इन्होंने अपने स्पेस स्टेशन पर लगाया है एक रोबोटिक आर्म। रोबोटिक आर्म समझते हो मतलब कि ये स्पेस स्टेशन है, इससे एक डिवाइस जो है वो बाहर निकलेगी और वो जैसे बाहर के, जैसे ये होता है ना कि जैसे कोई मान के चलो यहाँ पर कोई एस्ट्रॉइड है, ठीक है, ये आर्म बाहर निकलेगा और एस्ट्रॉइड के ऊपर वाला जो सरफेस है उसको खुरद के उसकी मिट्टी निकाल लेगा, राइट। मतलब आर्म का काम क्या है, किसी चीज को कैप्चर करना, किसी चीज को खरोचना, पकड़ना। अब यूएसए कह रहा है कि यार ये बड़ी दिक्कत कर सकता है इसका ये रोबोटिक आर्म आने वाले समय में, क्योंकि ये मिलिट्री एप्लीकेशन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जैसे कि हो सकता है कि चाइना जो है यहाँ पर कोई सैटेलाइट, ये मैं मान लेता हूँ कि इस पर्टिकुलर एस्टेरॉइड की जगह कोई सैटेलाइट हो, मान लेते हैं, ठीक है, किसी कंट्री की। अब ये आर्म निकालेगा और मुक्का मार देगा उसको, सैटेलाइट को, और सैटेलाइट खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ये आर्म है, एक हाथी है ना, मतलब एक, तो ये इसने मुक्का मार दिया, निपट गई ये सैटेलाइट। फिर समझ रहे हो, किसी कंट्री की मेन इंपॉर्टेंट कोई सैटेलाइट है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए चाइना ये यूज कर सकता है, राइट। और ये बेसिकली इसको इसी चीज की चिंता के कारण कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो फिर आने वाले समय में कुछ हरकत पटक सकता है। और वैसे ही चाइना की कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो कहीं ना कहीं टेंशन तो क्रिएट करता है दुनिया भर में, चाहे उसका घूमना हो, जैसे कि कई बार वो आपको पता है कि साउथ चाइना सी पे घूम घूम कर बेचारे छोटे मोटे देशों की हालत खराब करता है। कई बार तो ऑस्ट्रेलिया तक आ जाता है बिना बताए, और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल टेंशन में आ जाती है कि अरे ये चाइना की सबमरीन या चाइना की ये नेवल वॉरशिप जो है वो क्यों मेरी तरफ आ रही है, राइट। तो टेंशन हो जाती है। कई बार इंडियन ओशन पे घूमता रहता है तो हमारे बेचारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, नेवल फोर्स है, वो थोड़ी एक्टिव हो जाती है कुछ समय के लिए, पर वो वापस चला जाता है।
वो बोलता है मैं तो सिर्फ राउंड मारने आया हूँ। तो अब यही जो इसका चीज है, अब जैसे मान के चलो कि इसका जो स्पेस स्टेशन है वो अगर किसी सैटेलाइट के नजदीक आ जाए बाय चांस, तो वो पैनिक हो जाएगी जिस कंट्री की सैटेलाइट है, राइट। तो ये हरकत में आ जाए बहुत बड़ा चाइना। चलो एनीवेज, कहा जा रहा है वही चीज मैंने आपको बताई कि फ्यूचर में ये वाला जो सिस्टम है वो दूसरों की सैटेलाइट को पकड़ने का काम कर सकता है, राइट। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इकलौता सिर्फ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये 5 कंट्री के नाम आप ध्यान में रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ISS का टॉपिक पिछले 1.5 साल में करीब 5 से 6 बार, तो आराम से मिनिमम 5 से 6 बार क्या 10 बार आ चुका है। और चाइना जो है गाइस, इसने पहले भी अपने ऐसे स्पेस स्टेशन के मिशन भेजे हुए हैं, तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2, ये ट्रायल बेसिस पर भेजा था इसने। और इंडिया भी प्लान कर रही है कि 2030 तक हम भी अपना ऐसा एक सेंटर, ऐसा एक स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च कर दें, राइट। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज है, ये वाला टारगेट याद रखना 2030 का। अब आगे की चर्चा करते हैं। देखो यहां पर हम बात करेंगे न्यूट्रिनोस के बारे में, ये वाला टॉपिक भी बहुत बार न्यूज में आया है, न्यूट्रिनोस। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने बताया है कि स्पेस टाइम में जो न्यूट्रिनोस जो है वो किस प्रकार से ऑसिलेट करते हैं, फैलते हैं, उनमें मूवमेंट किस प्रकार से देखने को मिलता है, या फिर अपने पार्टिकल को किस तरीके से चेंज करते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया। बट हमारे लिए जो मेन काम की चीज है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी वो है न्यूट्रिनोस। तो पहली बार इसे 1959 में डिटेक्ट किया गया था और दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये पार्टिकल है। फोटोन के बाद या फिर लाइट पार्टिकल के बाद दूसरे नंबर पर ये पार्टिकल देखने को मिलता है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसे मिस्टीरियस पार्टिकल्स भी कहते हैं, ये मिस्टीरियस पार्टिकल है, राइट। क्योंकि बताया जाता है कि जब सन, स्टार्स और जो प्लैनेट्स वगैरह जो बने थे पूरे दुनिया भर में, तो उस समय ये पार्टिकल्स बने थे, न्यूट्रिनोस, राइट। और इवन साइंटिस्ट, रिसर्चर पता है जमीन के बहुत नीचे जाकर अपना एक ऑफिस बनाते हैं और फिर वहां पर इस न्यूट्रिनोस को जो है वो चेक करते हैं, इस पर स्टडी करते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे जब ये बहुत नीचे तक चले जाते हैं तब न्यूट्रिनोस जो है इन्हें अंधेरे में दिखाई देते हैं, राइट। क्योंकि जैसे कि हमारे आसपास भी अगर ट्रिलियंस में न्यूट्रिनोस होंगे तो हमें दिखाई नहीं देंगे, हमें पता नहीं लगेगा, राइट, कि न्यूट्रिनोस है, बट ये रहते हैं, ऐसा साइंटिस्ट रिसर्चर ने कहा है। और भारी मात्रा में ये न्यूट्रिनोस है और इन्हीं की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा स्टडी करने के लिए इनको जो है वो मतलब कि देखा जा रहा है कि ये इनको स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि इनको स्टडी करके पता लगेगा कि ये ब्रह्मांड जो है वो कैसे बना, ओरिजिन कैसे हुआ इस पूरे ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का। तो इसलिए जो है वो इन्हें स्टडी किया जा रहा है। और ये बनते कैसे, तो कहा जा रहा है कि जब सुपरनोवा हुआ था, मतलब कि जब प्लैनेट्स वगैरह बनना शुरू हुए थे, तब उस समय ये क्रिएट हुए थे। और किस कारण से क्रिएट हुए थे, रेडियो एक्टिव डीकेस के कारण। जो कॉस्मिक रेज जो हमें देखने को मिली थी, जो कि एटॉम्स के साथ जो है वो टकराई थी, तो उस दौरान बताया गया कि ये रेडियो एक्टिव डीके हुआ था और जिस दौरान ये न्यूट्रिनोस बने थे, ऐसा कहा जाता है। बट अभी भी इसकी स्टडी जो है वो चल रही है कंटिन्यूअस, राइट। इसको लेकर ये टॉपिक था। इसके फीचर्स की बात करेंगे, ये इंटरेक्ट जो है वो बहुत ही वीकली करते हैं, यानी कि इनका इंटरेक्शन दूसरे किसी एटम मटेरियल के साथ नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल से होता है, राइट। और होता भी है कि नहीं होता इसके बारे में भी ऐसा जानकारी है नहीं, स्टडी चली रही है, राइट। तो ये वाली चीजें। और हमारे ह्यूमन के आसपास है वो मतलब बताया जाता है कि हर एक सेकंड हम लोग नोटिस ना भी करें तो भी ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस जो है वो पास होते हैं, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। न्यूट्रिनो जो है वो इसका जो स्पिन होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पर हम लोग को नजर आता है, राइट, पॉइंट करता है इसके अपोजिट डायरेक्शन पे। अब ये सब चीजें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, न्यूट्रिनोस के बारे में सिंपल सी चीज आपसे जो पूछी जाएगी, ये पहली बार कब डिटेक्ट हुए थे, क्या है ये, तो फोटॉन्स के बाद दूसरे ऐसे पार्टिकल हमें देखने को मिलते हैं जो कि अबंडेंस में, भारी मात्रा में है। और कब बने थे ये, तो जब हम लोग को ये सुपरनोवा देखने को मिला था, यानी कि जब से प्लैनेट और यूनिवर्स का बर्थ होना शुरू हुआ तब उस दौरान से है, ऐसा माना जाता है, राइट। तो ये सिंपल सी कुछ चीजें जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में हमने पढ़ा था, तो जरा बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पढ़ाया था, तो बताओ जरा लोक लेखा समिति के बारे में ये 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जरा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताओ। और इसी के साथ आज का लेक्चर अपना फिनिश होता है। मैं आपको कुछ जनरल स्टडीज के कोर्सेज के बारे में बता देता हूं। और गाइज यहाँ पर मैं जो आपको जितने भी कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा हूं उसमें एक चीज गारंटी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, राइट। और एक और चीज गारंटी है कि आप जब कोर्स लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ और कवर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको उसमें मटेरियल पूरा मिलता है, पीडीएफ पूरे दिए जाते हैं, इवन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी इसके अंदर अवेलेबल है, और वीडियो लेक्चर्स हैं सबके सब जो मैं अभी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो देखो जैसे ये पॉलिटी का लेक्चर है तो ये आप ले सकते हैं, स्क्रीन पर पूरी डिटेल्स जो है वो दी हुई है। इसके अलावा कुछ और आपको मुझसे पूछना है इन पर्टिकुलर कोर्सेज से रिलेटेड, तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके। जो भी आपको पूछना है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही एनवायरमेंट का कोर्स भी अवेलेबल है और इकोनॉमिक्स का कोर्स भी अवेलेबल है अपने पास,
राइट। सी सेट का कोर्स है और हिस्ट्री का भी पूरे, यानी कि ये कोर्स ऐसे हैं कि इसको कवर करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है, पूरी फुल फ्लेज तैयारी आपकी होती है। यूपीएससी में अगर आप अपियर हो रहे हो 2021 में, तो टेस्ट सीरीज बेहतरीन वाली अवेलेबल है। और करंट अफेयर्स के पीडीएफ पेड पैकेज को अगर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पर बहुत ज्यादा आता है और आपको करंट अफेयर्स में नोट्स बनाने के लिए अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पूरे पीडीएफ आपको दिए जाते हैं। इस पैकेज के अंदर आपको हैंडआउट नोट्स दिए जाते हैं, रिवीजन करने के लिए आपको कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का, और मंथली मैगजीन मिलती है और इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ है। इसका एक ऑफर भी है, जिस ऑफर को आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मंथली बेसिस पर अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो ये अवेलेबल है, तो आप इसको जो है वो ले सकते हैं, राइट। और कुछ भी समस्या मैंने आपको बताया कि आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। और देखो, अपना एक आंसर राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है मेंस के लिए। तो देखो, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ ही होती है, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस की तैयारी एक साथ ही होती है, तो बिल्कुल आंसर राइटिंग को बिल्कुल छोड़ना नहीं है आप लोग को। और आपकी इस प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों ने एक जो है वो कोर्स लॉन्च किया है 3 महीने का। इसमें आपको इस तरीके की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि आप जो भी आंसर लिखेंगे वो आपका यूपीएससी लेवल का आंसर बन जाएगा, राइट। यानी कि यूपीएससी जिस प्रकार के आंसर चाहती है, तो वैसे आंसर आपके बनाने की हम लोग इस पे काम करते हैं, राइट। इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है, 70 से ज्यादा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसमें मॉडल आंसर आपको दिए जाते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही ये कोर्स अवेलेबल है। 6 ऐसे की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि कैसे आपको ऐसे लिखना है और आप क्या गलतियां कर रहे हो, उसमें आपको बताया जाता है कि किस प्रकार की आप गलती कर रहे हो, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, राइट। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उस पर आप आंसर लिखते हो, हम यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं और आपको जो है वो बताते हैं कि आपने कहाँ गलती करी है, राइट। जिससे कि आप नेक्स्ट अपने आंसर में वो गलती अवॉइड करें, गलती ना करें। और ऐसे करके 70 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके की प्रैक्टिस करवा दी जाती है, जिसमें कि आपके आंसर फिर जैसा यूपीएससी चाहती है वैसा आप बनाने लगते हो। जीएस 1 2 3 4 इसके अंदर अवेलेबल है, यूपीएससी लेवल का इसके अंदर असेसमेंट किया जाता है। और आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हम जो कोर्स जो प्रोवाइड कराते हैं उसमें फुल फ्लेज आपकी तैयारी होती है, यानी कि सब कुछ उसमें उसके अंदर कवर्ड होता है जो सिविल सर्विसेज की डिमांड होती है। तो चलो गाइस, फिर अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।